अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ फैज़ा रियाज और हमारे साथ हैं वजाहत खान। मैं तो हमेशा होता हूँ, आज आप हमारे साथ हैं। हम जहाँ पे अपने व्यूवर्स को वेलकम कह रहे हैं, उसके साथ साथ फिजा हम आपको भी वेलकम कहते हैं। आफ्टर लॉन्ग वेकेशन अमेरिका कनाडा की छुट्टियों के बाद आज आप पहला प्रोग्राम कर रही हैं, कैसा फील हो रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि अब बस जल्दी से जितनी भी खबरें हैं, अच्छी वाली खबरें मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं ताकि उन्हें पता चले कि हमारे पाकिस्तान में कितनी पॉजिटिविटी है। और एक बात, मैं जहां जहां गई हूं मैंने वहां पर पाकिस्तान की इतनी पब्लिसिटी की है, पाकिस्तान के बारे में लोगों को इतना बताया है कि उनको देवर अमेज्ड कि पाकिस्तानी लोग इतने अच्छे हैं। और हॉस्पिटैलिटी मैंने बताई कि अगर आप लोग पाकिस्तान आएंगे तो हम आपको फ्री में गिफ्ट्स देंगे। अच्छा, ये तो आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद भी आपने पाकिस्तान को मिस किया, प्रोग्राम को मिस किया, अपनी टीम को मिस किया, इस चेयर को, इस सीट को मिस किया कि सुबह सुबह हमारा और आपका साथ 9 बजे होता था। इस चीज़ को मैंने ज़्यादा मिस किया और अभी मैं वापस आ गई हूँ और वापिस उसी जोश और जज्बे के साथ हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगी। बहुत सी चेंजेस भी आई हैं प्रोग्राम में, बहुत सी चेंजेस भी आई हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आज 11 सितंबर है फिजा, और आज बानी पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी है। और यकीनन आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ही काविशों की बदौलत आज हम एक आज़ाद वतन में रह रहे हैं, जिनका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। और इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और एक अलग नस्बुलैन दिया है। और ख़ास तौर पर फिदा, जब हम भारत के हालात देखते हैं ना, भारत में जो कुछ मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो एक दफ़ा फिर से कायदे आज़म की काविशों को, उनकी दूरअंदेशी को सलाम पेश करने को दिल करता है कि कितनी उनकी दूरअंदेशी थी कि उन्हें आइडिया हो चुका था कि अलग वतन हासिल ना किया गया तो वही हाल होगा जो आज वहाँ के हिंदुस्तान में आज जो मुसलमानों का हाल हो रहा है। क्या नजरिया क्या था, दो कौमी नजरिया, वो ये था कि हम कौम जो कि गाय का गोश्त खाते हैं और दूसरी कौम गाय को पूछती कैसे अमन के साथ ये दोनों कौमें रह सकती हैं। और इसी नजरिए को बुनियाद बनाते हुए कायदे आज़म ने अलग वतन का मुतालबा किया था। और आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में उसी गाय को खाने वाले और गाय को पूजने वाले, एक गाय रखने के इल्ज़ाम पे, ज़िबा करने के इल्ज़ाम पे वो मार कुटाई और जान से हाथ धोना पड़ता है कितने मुसलमानों को। बिल्कुल, और इन्हीं काविशों की बदौलत आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। आज की जो हाईलाइट्स हैं, सबसे पहले उनकी जानिब चलते हैं, फिर दोबारा से इसका आगाज करते हैं। शुक्रिया एशियन क्रिकेट काउंसिल, दुनिया क्रिकेट का बड़ा टाकरा फिर अधूरा, क्या मैच आज मुकम्मल हो पाएगा या नहीं? इंतखाबात फौरी, हल्का बंदियां जरूरी, बाप बेटा अलग अलग बयानियां लेकर मैदान में, बिलावल और जरदारी के मौकिफ में तजाद की वजूहात क्या हैं? कौम का मुस्तकबिल तबाही के दहाने पर नकल कल्चर में जदीद अंदाज, बच्चों को नकल से कैसे रोका जाए? मोबाइल छुपा कर रखें, मोबाइल ले जाएं जान बख्शे, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए रियासत की अनोखी पॉलिसी। और तस्करा करेंगे छोटे छोटे शौक बच्चों को मनशियात का आदी कैसे बना रहे हैं। तो जनाब, ये तो हमने हाईलाइट्स पर बात की, अब दोबारा से अब बात करते हैं एशिया कप की। वैसे तो जितना बारिश ने इस एशिया कप में इसके रंग में भंग डाला है, पहला मैच 2 सितंबर को जो हुआ था, इतना ज़बरदस्त पाकिस्तानी टीम ने आगाज़ किया और भारत को जिस तरीके से चारों शाने चित किया, लेकिन बारिश हुई और बारिश के बाद बिल्कुल मैच बारिश की नज़र हो गया और बड़ी तफरी देखने से हम लोग महरूम हुए। लेकिन आज होगा ना फैसला, आज फैसला होगा। लेकिन कल जो बारिश हुई है ना, कल की बारिश मुझे अच्छी लगी है, इज्जत बचा ली है हमारी, जितना धोया है हमारे बॉलर्स को भारत ने, जितना धोया है। मैं ये हैरान थी, शाहीन अफरीदी कितने टॉप के वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और बाकी तमाम लोग, और वो बेबस थे। और अभी इंडियन क्रिकेट टीम को इतनी अच्छी नहीं है, वो पूरा साल IPL खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट में हमेशा ही रहते हैं। लेकिन कल वो एकदम से ऐसे जैसे पूरी जान लड़ा के उन्होंने तहैया किया हुआ था, लेकिन अल्लाह ने और बारिश ने हमारी इज्जत बचाई है। वो शोएब अख्तर ने बड़ी अच्छी बात की ना कि लास्ट टाइम बारिश ने भारत की इज्जत बचाई थी, कल की बारिश ने हमारी इज्जत बचाई है। लेकिन अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद ये तय हुआ था कि अगर बारिश हो भी जाती है, अगले मैच वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। और भारत ने 24.1 ओवर में 2 विकेट्स के नुकसान पर 147 रन बनाए थे
और आज 2 बजे गालिबन 2-2:30 दिन के दोबारा से मैच मैच वहीं का से आगाज शुरू होगा। अब देखना ये है कि क्या भारत बड़ा हदफ देने में पाकिस्तान को कामयाब होगा या नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ उनकी 2 विकेट ही गिरी हैं और ओवरऑल उनका रन रेट बहुत अच्छा है। फिजा, अब जो मैच था, मतलब पाकिस्तान लैंड होते ही मुझे क्या सरप्राइज मिला, क्या धचका मिला कि याद है एशिया कप के लिए हम प्रोग्राम ये जब आपकी आने की बरकतें हैं जो पाकिस्तानी टीम का हाल हुआ। मैं वही कह रही थी, एशिया कप के मैं जहां से न्यूज़ को छोड़कर गई थी वो था कि पाकिस्तान में एशिया कप होगा या नहीं होगा या फिर कहीं बाहर पे होगा, और हम कैसे इनको कहते थे कि हमारी तो टीम ही वर्ल्ड क्लास टीम है, हमें कोई डर नहीं है, चाहे पाकिस्तान में खेले, चाहे इंडिया में जाके खेले, चाहे हम श्रीलंका में जाके खेले, पर आए हमसे मुकाबला करें। तो इतनी जो हम तड़ियाँ लगा के मैं गई थी, जब वापस आई और वापस आते ही मैंने हाल देखा कि 15 ओवर के अंदर उन्होंने तकरीबन 150 रन कर लिया था, तो मैं हैरान थी कि यार इतनी फास्ट पिच पे वो लोग खेल रहे हैं और हमारे बॉलर्स को हो क्या गया, मुझे लगता है एकदम से ना घबरा गए हैं। लेकिन आपने अगर आज कमबैक करना है ना तो पूरी जान लगा के करना है, क्योंकि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हारना है। आप अच्छी तरह खेलें, आप जमकर खेलें। और अभी जो है राहुल और जो क्या नाम है विराट कोहली, ये दोनों हमारे साथ क्रीज पर मौजूद हैं। अब देखना ये है कि ये आगे किस तरह की बैटिंग का मुजाहरा करते हैं और हदफ क्या होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हैं। अहमद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या लग रहा है आपको, कल जिस तरह भारतीय बैट्समैन ने जिस तरह हमारे बॉलर्स को धोया है, वैसे आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे बॉलर्स के आगे एक नहीं चल पाई थी भारतीय बल्लेबाजों की, तो फिर आज किस तरह का खेल होता देख रहे हैं आप? देखें, वजाहत जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया उनके बैट्समैन ने, ऑब्वियसली इस तरह की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी कि वो इतना चलेंगे, लेकिन देखें उनको हमने प्रॉपर चांसेस प्रोवाइड किए हैं कैचेस ड्रॉप करके, और मेरे ख्याल में अगर कैचेस हो जाते सही टाइम पे तो शायद इस वक्त मैच का रुख जो है वो किसी और तरफ होता और हम शायद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते इंडिया के कंपैरेटिवली, क्योंकि कैचेस ड्रॉप हुए, उन कैचेस के ड्रॉप होने के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको उनके बैट्समैन ने जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अवेल किया और उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि अंडर प्रेशर थे, तनकीदें भी हुई उन पर काफ़ी, ख़ास तौर पे उनके अपने मुल्क की तरफ से। तो इस तरह की सिचुएशन में और ख़ास तौर पे उस टीम के अगेंस्ट इस तरह से परफॉर्म करना जिसके अगेंस्ट आप अभी कुछ दिन पहले मैच खेलते हुए बुरी तरह से फेल हुए, तो आई थिंक उन्होंने अपने नर्व्स पे काबू रखा, थोड़ा सा टाइम लिया सेटल होने में और उसके बाद उन्होंने जो है वो चार्ज लेने की कोशिश की। तो थोड़ी सी एग्रेशन भी नज़र आई, जो प्रॉपर पुरानी इंडियन एक बैटिंग टेक्निक थी उसको अडॉप्ट करते हुए उन्होंने खेला, और इसमें मेरे ख्याल में उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अंडर प्रेशर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बट अहमद, अंडर प्रेशर ना सिर्फ इंडियन प्लेयर्स थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे, दोनों तरफ अंडर प्रेशर होकर वो गेम खेल रहे थे, यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन अब आज का जो गेम है, आपको क्या लगता है कि हमारे बॉलर्स की अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए है? क्योंकि एक अल्लाह की तरफ से एक मतलब एक सेकंड चांस एक मिल गया है पाकिस्तानी बॉलर्स को कम बैक करने के लिए। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ी सी गलतियां कप्तानी में भी हुई हैं, क्योंकि याद होगा आपको जब शाहीन अफरीदी से कैच ड्रॉप हुआ तो उनकी फिंगर जो है उस पर लगी थी, तो मेरे ख्याल में उस वक्त शाहीन अफरीदी अगर अच्छा फील नहीं कर रहे थे तो उनकी जगह इमीडिएटली हारिस रऊफ को ले आना चाहिए था। पहले तो वो शाहीन अफरीदी से ही ओवर कराए गए, वो प्रॉपर रिदम में नज़र नहीं आए, उनको मार पड़ी। उसके बाद जब शाहीन अफरीदी को हटाया गया तो फ़हीम अशरफ को ले आए। मेरे ख्याल में जब आप एक अटैकिंग बॉलर आपका इस तरह के किसी मसले का शिकार होता है तो उसकी जगह आप इमीडिएटली अपना दूसरा अटैकिंग बॉलर लेके आते हैं, ना कि आप जो है वो मीडियम पेसर को लेके आएँ। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो है वो गलती थी। फिर फील्डिंग में हमने जो है वो लास्ट मैच में भी थोड़ी से देखे थे मसले मसाइल और इस मैच में भी देखे हैं। सो आई थिंक कि फील्डिंग को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बॉलिंग पे भी जो है अब देखना ये है कि आज किस तरह से पाकिस्तान टीम जो है वो मैं तो इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूँगा कि कल जो बारिश हुई है, क्योंकि इससे हमें एक तो अपनी गलतियों को भी एनालाइज करने का मौका मिलेगा और दूसरा ये कि एक आई होप कि आज जब प्रॉपर पाकिस्तान टीम आए तो प्रॉपर प्लान के साथ आए और अटैकिंग और एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आए।
चलें जी, अल्लाह करे। अब ये तो आज जब दोनों टीम्स मैदान में उतरेगी तो फिर ही पता चलेगा। अच्छा अहमद, ये बताइएगा, जिस तरह आपने भी कहा बदतरीन फील्डिंग हमें देखने को मिली, और उस फील्डिंग में अगर वो फील्डिंग अच्छी होती, कैच हो जाता, तो शायद मैच की आज यहाँ तक नौबत ना आती। अब बॉलिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमने भी ये देखा कि अगर शाहीन शाह को मार पड़ रही थी, वो पिट रहे थे, तो ओवर चेंज कर लेना चाहिए था, कोई दूसरा बॉलर आ जाता। आज की स्ट्रेटजी किस तरह होनी चाहिए? देखें, वजाहत लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ही स्ट्रेटजी काम करती है, और वो ये कि आप एग्रेसिव माइंड के सेट के साथ जाते हो और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। आप अगर इस तरह ये सोचेंगे कि भाई मैं अपने मेन बॉलर्स के ओवर बचा लूं, फिर आखिर में मुझे काम आएंगे, तो आप आखिर का सोचते क्यों हैं? अगर आप तगड़ी पोजीशन में हैं तो उस मैच को वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करें। अब कल अगर शादाब ने आपको एक विकेट लेके दे दी थी रोहित शर्मा की, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर शुभमन गिल भी आउट हो गए, तो इमीडिएटली अपने पेसर्स को दोबारा ले आना चाहिए था। कल के मैच में भी वही गलती रिपीट हुई कि शादाब को लगा दिया, शादाब को अच्छी खासी मार पड़ रही थी, चलो उस वक्त मार नहीं भी पड़ रही थी, लेकिन रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक जब होती है, बैट्समैन जब सिंगल डबल करते हैं, तो वो एक तो पिच के भी यूज टू हो रहे होते हैं, दूसरा आप उनको सेटल होने का टाइम दे रहे होते हो। तो मेरे ख्याल में कि आजकल आप जितनी भी बड़ी टीमें उठा के देख लें, वो अगर एक दो जब ऊपर नीचे आउट कर लें, तो वो कभी भी बैट्समैन को सेटल होने का मौका नहीं देते, वो इमीडिएटली अपने अटैकिंग बॉलर्स ले आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये लास्ट ईयर भी यही चीज़ें थी सारी। एशिया कप के फाइनल में भी इसी तरह हम लोग हार गए थे फाइनल, क्योंकि मैच बना बनाया था, फिर हम डिफेंसिव मोड में चले गए। लेकिन अहमद, इस सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि जिस तरह हम पहले भी बात करते रहे, ये तो नफ्स की गेम होती है। इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से भारत अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर सका था। पहले मैच में हमने देखा कि किस तरह वो प्रेशराइज हुए और उसके बाद आउट हुए। और कल हमने देखा कि बड़े स्ट्रॉन्ग नफ्स नजर आए भारत के, बहुत एग्रेसिव मूड था आते साथ ही, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया। तो अब नफ्स को कैसे ओवरकम करेगी हमारी टीम? क्योंकि अब तो प्रेशर तो हम पर होगा जो कल का मैच हुआ है। देखें, अभी मेरे ख्याल में जो होना था वो तो हो गया। यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सी एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं, 2 विकेट्स हम लें, तो इमीडिएटली वो लोग चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि 50 ओवर पूरे हैं, अभी भी कोई 25-26 ओवर रहते हैं। तो लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम इतने ज़्यादा रन लीड कर चुके हैं कि हमें थोड़ा सा अटैक की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह डिफेंसिव रहेंगे, तो अगर वो 35 ओवर तक भी सिंगल डबल करते रहे और आखिरी 15 ओवरों में भी उन्होंने अगर चार्ज लिया, तो ये स्कोर 350 रन तक चला जाएगा। और 350 रन अगर हमारी करंट बैटिंग फॉर्म को देखा जाए, तो मुझे थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि श्रीलंका में जब एक तो ओवरकास्ट कंडीशंस में वैसे ही रन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब श्रीलंका की कंडीशंस हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर हमारे फ़खर ज़मान भी आउट ऑफ फॉर्म, राइट। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बैटर्स हैं, अब उनकी भी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अहमद कुरैशी हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि हमारे पास भी तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है। अगर वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी पिच पर, इसी मौसमी सूरत हाल में, आई एम प्रिटी श्योर कि हमारे भी जो बैटर्स हैं ना, जब वो कम बैक करेंगे ना, तो वो भी इंडियन टीम की, इंडियन बॉलर्स की धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे, जैसे इंडियन बॉलर्स ने कल किया था। लेकिन इस सब मैच में आपको पता है कि सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज जो टाकरा होता है क्रिकेट में, वो होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, क्योंकि उसमें टिकट्स ऐसे धड़ाधड़ फरोख्त होती हैं। वहाँ पर आसपास की रेजिडेंसी में जितने होटल्स होते हैं वो पहले बुक होते हैं। लेकिन इस मैच के अंदर आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बेकार, किरकरा, खाली स्टेडियम। और इसका वाहिद जिम्मेदार भारत है। पाकिस्तान का हक था 15 साल के बाद अगर मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी। और अब तो जो उनके राजदीप, जो भारतीय सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस बात को कन्फेस किया है कि अगर ये मैच अब भारत का, ये पाकिस्तान का ये तमाम मैचेस पाकिस्तान में होता, तो एक तो पाकिस्तान का वेदर बहुत साजगार है, और दूसरा फिर ये बारिश ने रंग में भंग नहीं डालना था। और फिर दूसरी चीज़ फिजा, अब वहाँ पर आप देखें ना कि बिल्कुल जो तमाशाई हैं, उनकी जानिब से अदम दिलचस्पी का इजहार आ रहा है। श्रीलंका के लोगों को क्या लगे कि पाकिस्तान जीत रहा है या क्रिकेट में इंडिया जीत रहा है, उनको तो यही होगा ना जब उनकी टीम का मैच होगा। श्रीलंका के अंदर मुसलमान या भारतीय कितनी तादाद में रहते होंगे, उनको तो यही होगा ना जब हमारी श्रीलंकन टीम आए, तो उसको आप उसी मैच को या इंडिया में रखें या पाकिस्तान में रखें या दुबई में रखते हैं, जहां पर ज़्यादा तादाद है इंडियंस और मुसलमानों। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये भी हुई कि एक तो ये भारत ने जानबूझ के पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए मैच यहाँ पर मुंतकिल करवाया। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब पता है सब लोगों को कि बारिश होनी है, क्यों स्टेडियम में जाके अपने टिकट्स के पैसे ज़ाया करें लोग। तो ये दोनों जो भारत ने हरकतें की हैं,
जे शाह की, सिर्फ जे शाह की हठधर्मी और उनकी जिद की बदौलत जो बड़े टाकरे पर ये बड़ा मैच देखने से महरूम हुए हैं, इसका कुल जिम्मेदार जो है ना भारत है। शायद आइंदा कभी भारत को रियलाइज हो कि अगर होता तो इस तरह के अवाम ऐसा मैच देखने से महरूम ना होते। पॉलिटिक्स से वो कभी महरूम, जहां पर उन्होंने सियासत करनी होती है ना, चाहे उनका अपना नुकसान हो जाए, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर सकते हैं वो डैमेज करेंगे। अब टिकट्स के रेट भी कम कर दिए हैं, फिर भी तमाशा लेकिन इससे पाकिस्तान डैमेज कम हुआ है फिजा, खेल ज्यादा डैमेज हुआ है। एब्सोल्युटली। लेकिन सियासत में पाकिस्तानी सियासत के क्या रंग हैं, क्या तेवर बदले हुए हैं, कहां पर क्या हो रहा है, इस सब पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। एक बार फिर से हम आपको वेलकम कहते हैं, सियासत की बात करते हैं। अच्छा, एवरी टाइम वेलकम कहने का मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने आप को भी वेलकम कह रही हूँ, हालांकि मेरा जेट लैग उतरा नहीं है, लेकिन बट स्टिल वेलकम बैक टू एवरीवन। और पाकिस्तानी सियासत पे बाहर भी बड़ी गहरी नज़र है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो बड़े ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की सूरत हाल है वो ये है कि केयर टेकर सेटअप के अंदर हर कोई अब कोशिश ये कर रहा है कि अवाम के अंदर जाकर अपनी जगह बनाई जाए, जिसमें तमाम पार्टीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। PMLN भी एक्टिव है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है। अच्छा, यही तमाम गवर्नमेंट्स जो कि पहले हुकूमत करती नहीं है अभी एक दूसरे के हरीफ में मैदान में उतरेंगी। और जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट वो सब बड़ी मरकूज़े नज़र बनी हुई है। वो ये कहते हैं जी मैं जरदारी साहब का एहतराम करता हूँ, मेरे फादर फिगर हैं, और लेकिन उनकी बातों का मैं पाबंद। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ घर में उनकी बातों का पाबंद हूँ, बाहर मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी पॉलिसी के बारे में जो है ना मैं उसका जवाब दूंगा। ये स्टेटमेंट देना और इस टाइम पर ये स्टेटमेंट एक चीज तो फिजा से वाज़ेह हो गई है, एक चीज तो वाज़ेह हो चुकी है कि इससे पार्टी के अंदर दरारें पड़ रही हैं और जरदारी साहब और बिलावल साहब के इख्तिलाफात कुछ सामने आ गए। अच्छा, बिलावल साहब ने हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बिलावल भुट्टो जरदारी के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जाता था कि जरदारी साहब जो कहते हैं आप वही करते हैं, आप उनका बाल बच्चा बने हुए हैं, या आप जरदारी की पॉलिसीज जो हैं वही बिलावल लेकर चलते हैं। लेकिन ये एक शार्प कॉल देना ये बड़ी बात थी। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं जी, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारा केयर टेकर्स से कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। आज भी मेरा ये जो अल्फाज है, पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है डरना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस PTI का मेरा उनके लिए पैगाम है, पीपल्स पार्टी के जियाले आपसे नहीं डरते हैं, हम आ रहे हैं मुकाबला के लिए, हम आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं सीनियर तदवियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। नासिर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, लग तो ये रहा है कि अब घर में ही लड़ाइयाँ पड़ गई हैं। जरदारी साहब के बयान को जिस तरह बिलावल ने डिसऑन किया है, क्या लगता है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं इस बयान पर तबसरा करने से पहले आपको एक जुमला सुनाना चाहता हूँ। जरूर। हाफिज हुसैन अहमद साहब का। हाफिज साहब बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं, JUI के साथ बहुत रहे हैं। उनका जुमला है कि बिलावल भुट्टो अब सियासी तौर पर बालिग हो गए। अब इसमें आप जो मतलब चाहे निकाल लें, सियासी बुलूगत उनमें आ गई है। क्या कहना चाहते हैं वो कहना चाहते बड़े हो गए, सियासतदान बन गए, क्या बन गए, बेटे से पॉलिटिशियन बन गए। दूसरी बात ये कि बिलावल का एक जुमला ये नहीं था, इसके अलावा और भी जुमले आए। उन्होंने ये भी घर की बात का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, गालिबन शायद शादी वगैरह का मसला है। शादी जो जहाँ अब्बा कहेंगे वहाँ वो कर लेंगे। सर, एक किस बात में कौन सा एंगल दे दिया आप? घर की बात तो यही होती है ना यार। अब जहाँ तक सियासी मसला है वो बड़ी उसूली बात कर रहे हैं बिलावल साहब। वो कह रहे हैं देखिए, हमारी एक कमेटी की मीटिंग हुई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जो सबसे बड़ी बॉडी है पीपल्स पार्टी के अंदर, और उसने फैसला किया कि जी 90 डेज में इंतखाबात कराएंगे हम, और इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग करेंगे। इलेक्शन कमीशन से बात हो गई 90 डेज में, इलेक्शन कमीशन ने कुछ कम कर लिया टाइम, अब फिर मीटिंग होगी,
उस पर तय कर लेंगे। लेकिन अब लेकिन के बाद एक कहानी शुरू होती है कि बिलावल ने ये नहीं कहा कि 90 डेज अल्टीमेट हैं, कतई हैं, ख़त्मी है। उन्होंने कहा शेड्यूल तो दें हमको, आप 60 डेज का दें, 90 डेज का दें, 120 डेज का दें, कोई शेड्यूल तो लेकर आए। यानी वो इंतखाबात की तारीख मांग रहे हैं और उनको कुछ शकूक हैं। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक इख्तलाफात का है बाप बेटे के, मुझे लगता नहीं, मुझे शायद नहीं लगता, अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा मुझे। मुमकिन है आगे जाकर और मुझे कुछ शहादतें मिल जाएं कि क्या सूरत हाल बन रही है। एक सूरत हाल ये है कि जब गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे जरदारी साहब तो बिलावल साहब से निकल चुके थे हैदराबाद के लिए और आगे जाने के लिए लाहौर तक जा रहे हैं। मुलाकात शायद नहीं हो पाई, लेकिन ये गलत होगा कि पूरे 1 महीने इनकी आपस में बातचीत नहीं हुई। जब ये गायब थे, दुबई में थे, यहाँ भी थे ये, तो बातचीत होती रही होगी यकीनन। घर पे रहते होंगे, घर की बातें करते होंगे, घर के अंदर बातें करते होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मुमकिन है बैड कॉप गुड कॉप का एक कोई तरीका हो, जैसे कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में, या मरियम नवाज शरीफ और हमजा में है। हर पार्टी में कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन हर पार्टी में कुछ ना कुछ होता है। Exactly. लेकिन यहाँ पर यह है कि बिलावल एक मुजाहिमती लीडर बन के सामने आ रहा है। तो ये चुगताई साहब, आपको नहीं लगता कि ये भी कोई हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की कोई अपनी पॉलिसी हो कि, क्योंकि जरदारी साहब तो जो है वो पहले इस सेटअप में, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में रह चुकी है, अभी उन्होंने एक बयानिया, जारहाना बयानिया अपना देना है, क्योंकि उन्होंने इसी नून लीग के अगेंस्ट हर हल्के में इलेक्शन भी तो कास्ट करना है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी कोई एक सियासी चाल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सियासी हिकमत अमली, मैंने लिखा था इसके ऊपर कि खालिस सियासी हिकमत अमली हो सकती है। मुमकिन है हम लोग गलत हों, हम गलत बात कर रहा हूँ, शायद इख्तलाफात हों, शायद वही इख्तलाफात हों जो कभी मुर्तज़ा में और बेनज़ीर भुट्टो में थे। जी याद होगा आपको, बेगम साहिबा भी पार्टी चेयरमैन हो गई थी, ताहयात बनाया था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, तो वो भी कुछ मसाइल थे उस वक्त भी। लेकिन ये कि इस वक्त अल्टीमेटली मेरा ख्याल ये है कि बिलावल को गुस्सा असल में आज़ाद के इंतखाबात के बाद जो उन पर अटैक हुआ है छोटे लीडरों की तरफ से, तलाल चौधरी, हिना परवेज़ भट्ट और तारड़ साहब, इनकी तरफ जो उन पर अटैक हुआ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद, बात शुरू वहाँ से हुई है। अब जो करें इत्तेहादी भाग रहे हैं, देखिए बात तो ये सही है कि इत्तेहादी जो हैं वो इंतखाबात से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि इंतखाबात 90 डेज में हो जाएं। आइन में खैर लिखा हुआ है, अब आइन का कौन फिक्र करता है। 14 मई को भी किसी ने फिक्र नहीं की आइन की, उस वक्त भी सब खामोश रहे। तो मेरा ख्याल है कि इत्तेहादियों की ख्वाहिश है कि इंतखाबात कम से कम फरवरी में हो। लेकिन ख्वाहिशात पर तो इंतखाबात नहीं हो सकते ना चुगताई साहब, ख्वाहिशात तो सब बहुत करते हैं। अगर सीरियसली देखा जाए ना, पंजाब के इलेक्शंस हुए 90 डेज़ के अंदर, अभी ये जो विफाक के भी इलेक्शंस होंगे कोई 90 डेज़ के अंदर तो आ नहीं रहे। उससे पहले ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग तो ये बयान दे भी चुके हैं कि हमें कोई इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होते नज़र नहीं आ रहे, अगले साल फरवरी या मार्च में होते नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी भी इसके साथ एसोसिएट है। हाँ, एक बड़ा मसला ये है, देखिए नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए था, अवामी लीडर हैं, उनका बड़ा फुट होल्ड है, कम से कम पंजाब के अंदर बड़ा फुट होल्ड है उनका, और वो आकर नक्शा बदल सकते थे। थोड़ी देर हो गई, शायद थोड़ी देर हो गई, ज़रा सी ताख़ीर हो गई। 2 महीने पहले आ जाते, गिरफ्तार हो जाते, कोई बात नहीं थी। गिरफ्तारी पंजाब पसंद करता है अपने लीडर की, पंजाब को वो लीडर पसंद है जो जिदार हों वो और लड़ाके हों और मुज़ाहिमत कर सकें। तो लेकिन क्यों नहीं आए? बीमारी ख़त्म हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद थे। फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला आ गया, और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। अब कह रहे हैं शायद मिल गई है, तो अक्टूबर में आऊँगा मैं, अब खुद कह रहे हैं वो अक्टूबर में आएंगे। और अच्छा, एक जो ज़्यादा बड़ा मसला हो गया वो ये हो गया कि जो गैप पड़ा कम्युनिकेशन का, कि मियाँ शहबाज शरीफ भी फ़ौरन चले गए, दूसरे रोज़ चले गए प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ने के बाद, और तो यहाँ बड़ा गैप बन गया। मरियम जो हैं वो दूसरी सिवाय JUI के किसी और से राब्तों में नहीं है गालिबन, मेरा ख्याल है।
वो सिर्फ तंजीम साजी कर रही हैं और नौजवानों को ऑर्गेनाइज कर रही हैं वो। तो गैप बन गया, अख्तलाफात पैदा हो गए। फिर ये फरवरी बल्कि मई का भी आया था, अगर आपको अंदाज़ा हो। कमर दिलशाद ने कहा था कि इंतखाबात मई में होंगे, अब उस पर खासा हंगामा हुआ। अब मेरा ख्याल है कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, मेरा अंदाज़ा अभी भी, ये पहले भी मैंने यही कहा था हिसाब किताब लगाकर कि इंतखाबात फरवरी में होने और आगे नहीं जा सकते लेकिन इंतखाबात। चुगताई साहब वो जी जी सर, बाद में कमेंट कर लें प्लीज जी, लेकिन एक मैं आपको और अर्ज कर दूं कि अदलिया में तब्दीली आ रही है, वो भी नज़र में रखिएगा आप। आने वाला ज़रा सख्त आदमी है और शायद उसी तब्दीली के मुंतज़िर मियाँ साहब भी हैं कि ये तब्दीली आए तो मियाँ साहब पाकिस्तान लैंड करें। अब देखना यह है कि उस तब्दीली से तवक्कुआत वो तब्दीली मियाँ साहब की पूरा उतरती है या नहीं। लेकिन चुगताई साहब, सर ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि हमें इलेक्शंस की बजाय मईशत की फ़िक्र करनी चाहिए, इलेक्शन डिले होते हैं तो इस डिले का फ़ायदा हो सकता है पीडीएम को? क्योंकि जितना इस वक्त महंगाई है, जितने हालात ख़राब हैं, आपको लगता है कुछ फेस सेविंग हो सकती है अगर इलेक्शन दिलतवा का शिकार होते हैं, या फिर ये सिर्फ एक टाइम गेनिंग चीज़ होगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, लोगों के हालात भी उसी तरह रहेंगे और लोगों का माइंडसेट है जो वोट को लेकर वो भी अपनी जगह कायम रहेगा? कल मैं एक बहुत बड़े थिएटर में था, कराची आर्ट्स काउंसिल में, बहुत बड़ा थिएटर होता है, वहाँ था। वहाँ हर तरह का बंदा होता है, सियासतदान भी होता है, दानिश्वर भी होता है, शायर भी होता है, सियासी कारकुन भी होता है, सहाफ़ी भी होता है, जर्नल भी हो, रिटायर्ड जर्नल भी होते हैं। वहाँ ये बात हो रही थी और सबका ये ख्याल था, मैं तो तालिब इल्म आदमी हूँ, सबका ये ख्याल था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको, इंतखाबात डिले करने से नुकसान ही होगा, क्योंकि जितना मलबा आएगा, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है ना कि हम पिछली हुकूमत की पॉलिसी पे चल रहे हैं, हम वो रोड मैप लेके चल रहे हैं। पिछली हुकूमत दे गई थी, वाकई दे गई थी, ये सरमायाकार कंपनियां और कारपोरेशन और जो कुछ भी था, तो ये हुकूमत दे गई थी। तो वो कहते हैं कि जितना मलबा आएगा महंगाई का वो मुस्लिम लीग पर आएगा। मेरा ख्याल था कि इत्तेहादियों पे आना चाहिए, मेरा अपना ख्याल था कि जितनी भी सियासी जमातें हुकूमत में शामिल थी उन पर मलबा गिरना चाहिए, लेकिन लोग कह रहे थे कि ये मलबा मुस्लिम लीग नून पे गिरेगा क्योंकि वो लीड कर रही थी, उसका प्राइम मिनिस्टर था। और आज जो स्मगलिंग की बात हो रही है ना, आज जो बहुत बड़े पैमाने पर हमने डॉलर पकड़े हैं स्मगल होते हुए, चीनी पकड़ी है, यूरिया पकड़ा है, हमने इक्विपमेंट पकड़े हैं, प्रिंटिंग। देखिए अफगानिस्तान में प्रिंटिंग प्रेस जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? वहाँ तो प्रिंटिंग ही नहीं है। वहाँ रेशम जा रहा था, वहाँ रेशम क्यों जा रहा था? वहाँ रेशम इस्तेमाल नहीं होता है, हराम है वहाँ तो रेशम। तो अब खैर, तो ये इसका मतलब ये है कि उस वक़्त की जो इत्तेहादी हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत से पहले जो हुकूमत थी, उससे पहले जो हुकूमत थी, किसी ने इस पर गौर नहीं किया कि इतनी बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा और प्रोग्राम में भी कहा कि डॉलर स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान। सर किसी ने क्यों नहीं गौर किया? सबने गौर किया। मैंने कितनी बार इस प्रोग्राम में, हमने कितनी बार आवाज उठाई है, सबको पता था, लेकिन आंखें बंद कर लेना प्रायोरिटी में नहीं था ना इस वक्त। एवरीबडी नोज के डॉलर्स अफगानिस्तान में स्मगल हो रहे हैं, हमारे मुल्क से आटा अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है, डॉलर वहां पर इतना स्मगल हो चुका है कि वो अफगानी करेंसी लेने के लिए डॉलर बाजार में बेचते हैं और फिर उन्हें अफगानी करेंसी मिलती है कि वहां पर डॉलर की प्राइस अफगानी करेंसी में जो है वो पाकिस्तान की निस्बत कम है और पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस हाई है। सबको पता था कि बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस की उस वक्त के ये जो सेटअप था 13 जमातों का, उनकी प्रायोरिटी में नहीं था ये। पीडीएम में उनकी प्रायोरिटी में तो ये था ही नहीं मसला, ये किसी प्रायोरिटी में नहीं था किसी की भी, वरना ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मरहला आता नहीं, ये मरहला नहीं आता कि अफगान करेंसी की कीमत आपकी करेंसी से ज़्यादा हो जाए। अब देखें आप, 4 दिन आपने टोल प्लाजा बंद किया हुआ है, आपने बॉर्डर बंद किया हुआ है, आपने पेशावर की करेंसी मार्केट बंद की हुई है, और उसके बाद अफगान करेंसी गिरना शुरू हुई है। डॉलर के मुकाबले में अफगान करेंसी गिरना शुरू हुई है लेकिन पूरा काम नहीं हुआ है अभी, मेरा ख्याल है अभी 10% काम हुआ है। ये पूरा होना चाहिए, ये इसको छोड़ना नहीं हो, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इसको अल्टीमेट पर लेके जाना चाहिए। और ये सिलसिला देखिए, बसों की छतों पर पेट्रोल के केन रखकर स्मगल हो रहा है। बिल्कुल कुछ होती है भाई, ये अफसर कहाँ होते हैं?
जो बॉर्डर पे होते हैं। ये कस्टम वाले कहाँ होते हैं, ये एक्साइज वाले कहाँ होते हैं? लेकिन चुगताई साहब अब ये तो मोटर चीजें पे आ पुलिस रही कहाँ हैं सर, होती है? ये तो मिली भगत थी बाकायदा। अब तो जो न्यूज़ सामने आ रही हैं ये सब लोग उसके अंदर शराकतदार थे, उसके पार्टनर थे इन चीज़ों में। सर अब आपको क्या लगता है, जिस तरह आर्मी चीफ ने इनिशिएटिव तो लिया है और मनी एक्सचेंजर्स हों या जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ बड़ी आगे बढ़कर कार्रवाई तो हो रही है, अब आपको लगता है कि इसके बाद कुछ हालात बेहतर होंगे या आपको लगता है कि कुछ देर की एक एक्सरसाइज होगी उसके बाद हालात फिर अपनी उसी नहज पर आ जाएंगे, फिर से रुपया गैर मुस्तहकम होने लगेगा, डॉलर ऊपर जाने लगेगा? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं वो बड़ा उबूरी सिस्टम है। जनरल राहल शरीफ ने भी यही बातें की थी, बिल्कुल कराची चैम्बर में आके। जनरल कमर बाजवा साहब ने, जिनको मैं रश के कमर कहता हूँ, उन्होंने भी यही बातें की थी चैम्बर में आके, लाहौर चैम्बर में जाके यही बातें की थी। यहाँ मैंने बातें सुनने के बाद थोड़ा सा अमल देखा है मैंने। मैं कह रहा हूँ 10% हो रहा है ये अगर 50% हो जाए ना, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा, राइट, 50% हो जाए तो पाकिस्तान की मैशत बहुत, अब देखिए हमारे पास डॉलर बहुत है। हाँ, हमारे, मैं क्या अर्ज करूँ, हमारे जो बैंक में लॉकर्स होते हैं ना वो भरे पड़े हैं, तहखानों में डॉलर रखे हुए हैं, लोगों के घरों में डॉलर्स हैं, गोल्ड है, हीरे हैं, जवाहिर हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है हमारे यहाँ जो होनी चाहिए। अभी तो आपने रोड पे चलते हुए डॉलर पकड़े हैं, अभी तो आपने। मुझे ये बताएं एक छोटी सिंपल सी बात, आपके पास इतना पैसा है कि आप अफोर्ड कर सके बैंक के अंदर लॉकर्स में लाखों डॉलर रख सकें, या हम जैसे लोग या बाकी लोग जो सड़कों पे जिनको आप रेफर कर रहे हैं, वही लोग डॉलर्स और वही लोग लॉकर्स में रखे हुए हैं ना, जिनकी आवाज़ में पावर भी है, वही पॉलिसीज बनाने वाले हैं, वही पॉलिसीज को ख़त्म करने वाले हैं। आप क्यों, मेरे लॉकर्स में थोड़ी डॉलर्स होंगे? मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो लोग आज छापे मार रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे वो ही इन्वॉल्व हो तो आप क्या कर सकते हैं? कितने छापे मारेंगे वो, कहाँ तक मारेंगे? ये होता है बाज़ औक़ात आईजी पुलिस जो है वो गुस्से में आ जाता है, वो कहता है ख़त्म करो स्ट्रीट क्राइम, और जनाब रातों रात 15-20 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। दिखाते हैं हमने 15-20 पकड़ लिए। अब गैर कानूनी अफगानों की को बेदखल करने का आर्मी चीफ ने कहा, जितने गैर कानूनी हैं यहाँ पर, अनरजिस्टर्ड हैं, उनको ऐसे निकाल दिया जाए। जनाब कराची में हम 200 कल रात को पकड़ लिए गए, वो दिखा देंगे 200 पकड़ लिए हमने, उसके बाद वो मुहिम खत्म हो जाएगी। तो वो देखिए ब्यूरोक्रेसी बहुत चालाक है। और ये जो तेल की स्मगलिंग है ईरान से, 60 अरब रुपए की स्मगलिंग है ये, और जो करेंसी की स्मगलिंग है इसमें कहते हैं 79 सरकारी हुकाम भी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत कम तादाद है, ये बहुत कम तादाद है। शायद अफसरान हो 79, बाकी अमला दूसरा है। बिल्कुल चुगताई साहब, बात वही है कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। असल तो मसला यही है ना, जो आला बैठे हैं जब वो खुद मुलविस होंगे, वो खुद मिली भगत का हिस्सा होंगे, तो फिर कैसे हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब आपके वक्त का। यही मसला है जिसकी आपने भी बात की कि तरजीहात का, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। अच्छा, अब ज़रा खेल के हवाले से बात करते हैं। कल एक बड़ा खूबसूरत फिजा जेस्चर देखने को मिला। हार जीत होती रहती है, कभी हमारी टीम धुलाई कर देती है, कभी हमारी टीम धुलाई कर देती है, लेकिन वही ना, मतलब गेम तो चलता रहता है। लेकिन कल बड़ा अच्छा जेस्चर देखा शाहीन आफरीदी ने। भारतीय जो क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह, उनको तोहफा दिया उनके बेटे की पैदाइश पर। इनके बेटे की पैदाइश हुई थी और तोहफा दिया, और बड़ी गर्मजोशी से दोनों ने एक दूसरे का जो मुलाकात की। तो ये एक अच्छा जेस्चर है। ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि आप मैदान के अंदर एक दूसरे के हरीफ हैं, आप एक दूसरे से मुकाबले के लिए उतरे हैं, लेकिन उसके बाद आपकी फैमिली, आपका कल्चर, आपका ममालिक आपस में एक स्पोर्ट्समैनशिप, एक फ्रेंडशिप तो होती है ना। तो शाहीन आफरीदी ने एक बड़ा अच्छा गेस्चर, और ये सिर्फ शाहीन आफरीदी का नहीं, ये ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पीपल, पीसीबी, सबके बिहाफ की तरफ से एक प्यार भरा तोहफा जो है ना, वो शाहीन आफरीदी की जानिब से बुमराह को दिया गया। और बुमराह के बेटे की पैदाइश के लिए वो फौरी तौर पर जो है वो मैच को छोड़ के वापस रवाना हो
हो चुके हैं। नौमौलूद बेटे की उनकी पैदाइश के बाद फौरी तौर पर फिर रवाना हो गए श्रीलंका से, लेकिन अच्छा बड़ा इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो है वो ग्राउंड के अंदर तक होती है, उसके बाद आप लोगों के ताल्लुकात उसी तरह रहने चाहिए। अच्छा, माजी में हम ये देखते थे बड़ी जो है ना तल्ख कलामियां भी होती थी और राइवलरी जो है ना खेल के मैदान के बाहर भी नजर आती थी, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर है कि जिस तरीके से बुमराह के बेटे की पैदाइश पर शाहीन अफरीदी ने उनको तोहफा दिया है, तो इस तरह के मेरे ख्याल जेस्चर जो है ना आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी आइडिया देते हैं, पता लगाते हैं, अंदाज़ा होता है इससे कि खेल सिर्फ खेल ही होता है, उसके बाद आपके ताल्लुकात, रवाबित, भारत हमारा हमसाया भी ये रहने चाहिए, एक अच्छा जेस्चर है। हाँ, और इसी तरह आप ये देखिए कि उससे पहले जो हरभजन सिंह, शुएब अख्तर, वसीम अकरम और फिर ये तमाम लोग जब बैठते हैं आपस में और एक दूसरे से जब बातें शेयर करते हैं कि फील्ड से हट के भी फिर इनकी कितनी फ्रेंडशिप रहती थी, कैसे ये बाहर घूमते थे इकट्ठे इनके खाने इकट्ठे ये लोग घूमते फिरते थे, तो वो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव एक गेस्चर था। लेकिन जब मैदान में आते हैं तब फिर अब मसला ये हुआ है कि इस सियासत जो इन्वॉल्व हो गई है ना इस खेल के अंदर, और पाकिस्तान की तरफ से सियासत इन्वॉल्व नहीं हुई है, सियासत इन्वॉल्व हुई है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से। और जे शाह ने ये जो मज़ा था ना एक दोनों प्लेयर्स के दरमियान जो आपस में प्यार मोहब्बत वाला, और पता है कितनी स्लेजिंग होती थी और किस तरह एक दूसरे को वो फील्ड के ऊपर, और शाहिद अफरीदी की कितनी बार लड़ाइयाँ ऑन फील्ड हुई हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अभी सियासत ने बेड़ा गर्क कर होनी चाहिए ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर तो आपकी ऐसा ही ताल्लुक होना चाहिए जिस तरह का नज़र आ रहा है, आप एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक हों, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बने, और आपकी दोस्तियां भी होती हैं। बल्कि तो अच्छी बात यह है अच्छा कि जेस्चर है जिसको शाहीन अफरीदी की जो अब शादी है ना, उन्हें इनविटेशन भी देना चाहिए इंडियन क्रिकेटर्स को उनकी शादी पे दावत के लिए। अब इनविटेशन का बाद मसला यही होगा कि जे शाह या भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनको वहां पे आने की इजाजत देगा या नहीं देगा। आपको पता है कि भारत की आदत है अपने खेल में हर तरह की सियासत को लेकर आना। खैर, दीगर अहम सेगमेंट भी हिस्सा बनाएंगे अपने इस प्रोग्राम का। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। Stay with us. नाज़रीन, हम सबको पता है कि भारत में इस वक्त G20 समिट हो रहा है और जितने भी बड़ी आलमी ताकतें हैं उन सब के सरबराहान वहाँ पर मौजूद हैं। चलें, ये एक अच्छी चीज़ तो है, लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी है। दूसरा रुख ये है कि इस G20 समिट के दौरान दिल्ली को बिल्कुल एक जेल में बदल दिया गया है। अब कुछ फुटेजेस आपको दिखाते हैं जिससे भारत का जो एक अंदर का जो चेहरा है ना, जो भारत की हकीकत है वो खुलकर आया होती है कि भारत दुनिया के सामने तो बड़ा एक कॉस्मेटिक सा अपना चेहरा फिदा दिखाता है, लेकिन अब आप देखें कि इस समिट के लिए कितने लोगों को उनके घरों से महरूम कर दिया गया है। ये देखिए, घर बाकायदा मिसमार कर दिए गए हैं, लोगों से उनकी छतें छीन ली गई हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसे वेन्यू पर करते हैं जहां पे लोगों को नुकसान ना होता। अब ये देखें ना, कितने लोग हैं जिनको उनकी छत और घर से महरूम कर दिया गया। वो जाहिर है क्योंकि पूरी दुनिया के जो सरबराहान हैं, जो बाइडन वहाँ पर है, बाकी जस्टिन ट्रूडो वहाँ पर हैं, फिर सऊदी अरब के प्रिंस जो हैं वो वहाँ पर हैं। मतलब उन्होंने अपना एक देखें इस चीज़ को उन्होंने रजिस्टर्ड कैसे करवाया पूरी दुनिया के सामने। इसको कहते हैं कि इकोनॉमिक लैंग्वेज, कि आपकी मईशत कितनी स्ट्रॉन्ग है कि ये तमाम लोग इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया ने अपना जो पॉजिटिव फेस है, जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो तो रखी हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिस तरह से वो वहाँ के लोगों को क्या सलूक उनके साथ कर रहे हैं, इसी अवाम के ऊपर तो उन्होंने हुकूमत करनी है ना, इसी अवाम के सर पे वो गवर्नमेंट में आए हैं और उसके बाद वो इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन ये वो तमाम लोग जो कि बड़े ह्यूमैनिटेरियंस हैं और बड़े दावे करते हैं। दिल्ली के अंदर कुत्तों का जो सूरत हाल है सबको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो एनिमल राइट्स वाले हैं फिर वो ये भी देखें कि किस तरह से रातों रात उन्होंने घसीट के मार पीट के उन कुत्तों को मार दिया। ये सिर्फ फुटेज आप मुलाहिजा कीजिएगा, कुत्तों को बाकायदा तौर पर बांधा गया है, जानवरों के जिस तरह हुकूक है उनकी जिस तरह पामाली की गई। अब ये देखें, कुत्तों को बांधकर नालियों में फेंक दिया गया है। अच्छा, एक खातून है वो मुसलसल वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं, वो बता रही हैं, मैं चाहूँगा कि वो फुटेज भी अगर दिखाई जाए हमारे व्यूवर्स को, कि वो बता रही हैं, जिसमें वो खातून हैं और वो बता रही हैं कि किस तरीके से इस दिल्ली को जेल में बदल दिया गया है। अब ये एक पर्दे के बज़ाहिर चेहरा है और पर्दे के बैक पे जो पसे पर्दा चेहरा क्या है भारत का, वो ये खातून दिखा रही है। और घरों को, छोटे जो मोहल्ले हैं उनको छुपा दिया गया, एक जेल में बदल दिया गया है। लोग अपने ही घरों के अंदर जो है ना कैद होकर, महसूर होकर रह गए हैं। अब वो बाहर निकलेंगे और दिखाया जाएगा कि कितनी गुर्बत है यहाँ पर। तो इस समिट ने जहाँ जहाँ से गुजरना है ना, वहाँ पर कच्ची आबादियों को, वहाँ पर जो रहने वाले शहरी हैं जो कि जिनके एक घर के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, जहाँ पर वॉशरूम्स की सहूलत मौजूद नहीं है, जहाँ पर गलियों अंदर ही अंदर तंग गलियों के अंदर ये लोग यहाँ पर रहते हैं,
इनका कसूर क्या है? सिर्फ ये गरीब हैं और इनकी गवर्नमेंट फिर इनके साथ सुलूक अच्छा, क्या कर रही है? शहरियों का, भारतीय शहरियों का इस बारे में क्या कहना है? My अच्छा, God. वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि हमें जेल में तब्दील कर दिया गया है, घरों में कैद कर दिया गया है। ठीक है, आप समिट करवाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको अपनी बेशक डिप्लोमेटिक कामयाबी से इसको ताबीर करें, जो मर्जी कहें, लेकिन आपका जो अंदर का चेहरा है ना, जो हकीकत है, वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती है। और अब ये कोई पाकिस्तानी शहरी तो नहीं है जो भारत के खिलाफ कोई साजिश या प्रोपेगेंडा कर रहे हो, ये वहीं के अवाम है जिनको ये समिट जो है बहुत महंगा और भारी पड़ा है। घरों के अंदर उनको बंद कर दिया गया है, लोगों को उनकी छतों से महरूम कर दिया गया है, उनकी घरों को, उनकी छतों को मिसमार कर दिया गया है। अच्छा, फिर ना अहलीन की चेक करें फिजा कि 27 करोड़ रुपए का ये कन्वेंशन सेंटर बाकायदा तामीर करवाया गया था जिसमें ये समिट होना था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर की कलई खोल दी है बारिश ने अंदर। इनकी इंतजामिया कई सूरत हाल बता दी। अब ये देखें, ये कन्वेंशन सेंटर का हाल है। कन्वेंशन सेंटर के अंदर यहाँ पे समिट होना था और उसमें पानी है, बस ठीक है, ऊपर बैठे हुआ खुदा तो देख रहा है ना जो हाल किया है। लेकिन फिर आप पाकिस्तान को बातें करते हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान में ह्यूमैनिटी या गवर्नमेंट या हमारे पॉलिटिशियंस इस लेवल पे जाके इतनी गंदी और नीच हरकतें नहीं करते हैं जितनी ये मोदी सरकार कर रही है कि इन्हीं लोगों के वोट से ये लोग जीत रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब ये वोट आपको दे रहे हैं, जब अपना ट्रस्ट ये आपको दे रहे हैं, इन्हीं के वोट के लिए, इन्हीं की बेहतरी के लिए आपने सब कुछ करना है। इनका क्या कसूर है कि इनको प्रॉपर इक्वलिटी बेस पे उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं? अगर वो किसी इस गरीब घर में पैदा हो रहे हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता जिस तरह से इसको कर दिया गया है, सराउंडेड कर दिया गया है इस पूरे एरिए को, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर किस तरह से वो लोग जाएंगे? मतलब ये कि एक बंदा मर जाए, आपकी इंसानी जान की कीमत कोई नहीं है, लेकिन जो समिट हो रहा है वो सक्सेसफुल हो जाए, और वो जो समिट भी सक्सेसफुल होना है उसकी भी कलई हमने देखा है कि बारिश के हो गई है। तो ये सूरत हाल है। इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, और फिर इंडियन आवाम को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि आप दुश्मनियों और जहर उगलने के बायस जो आपकी अपनी गवर्नमेंट आपके साथ सलूक कर रही है ना, आप उसकी तरफ देखें कि आपके साथ हो क्या रहा है, फिर उसके बाद फैसला करें। और फिर ये जो आपकी मोदी हुकूमत ने आपको एक झंडा दिखाया हुआ है ना, एक पट्टी पढ़ा दिया कि पाकिस्तानियों के खिलाफ आपने लड़ना है और पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगलना है, पाकिस्तानी जो है वो बड़े बुरे हैं, तो एटलीस्ट इसको छोड़ के अपने मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है ना उस पर ज़्यादा फोकस करें। अगर अपने मुल्क पर ज़्यादा फोकस करें, अपने मुल्क की हालत पर, वहाँ के लोगों को ज़्यादा ज़रा उन पर फोकस करें, तो शायद आपके लोगों के जो हालात हैं उनका आपको आइडिया हो सके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मोरक्को में मराकश के अंदर बदतरीन सदी का ज़ल्ज़ला आया। 2000 जो अफराद हैं, 2000 शहरी हैं, वो लुकमा अजल बन चुके हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। इतना ये बदतरीन ज़ल्ज़ला है, इसको सदी का बदतरीन ज़ल्ज़ला कहा जा रहा है, और अभी भी इमारतों के मलबे तले लोग मौजूद हैं और दुनिया भर से रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं। और जबकि जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि मज़ीद अमवात का भी खुदा न खासा खदशा है। जो लोग बीमार हैं, जो लोग खुदा न खास्ता अभी तक मलबे के नीचे मौजूद हैं, जो ज़ख्मी हो गए हैं, उनकी जो है हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। और बड़ी शिद्दत का ये ज़ल्ज़ला था, और उसके बाद जितने लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की वो तो कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जब बिल्डिंग्स इस तरह से तबाह होती हैं और नीचे गिरती हैं, जब कोलैप्स होती है एक बिल्डिंग, तो फिर उसको हटाने के लिए बड़ी चाहिए होती है, बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चाहिए होता है। और फिर ये अच्छा है कि जैसे मराकश में ये सब कुछ हुआ है, तो फिर तमाम पूरी दुनिया जो है वो साथ खड़ी है, रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर जा रही हैं, इस्लामी ममालिक से लोग वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन इतनी शिद्दत के ज़ल्ज़ले के साथ सरवाइव करना, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल आपके अब ये तो चले बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, ये फुटेजेस देख के हैरत में बंदा मुब्तला हो जाता है। जो कुदरती आफात होती हैं, इनसे निमटना किसी एक हुकूमत का, किसी एक मुल्क या रियासत का इतना उनके बस की बात नहीं होती है। बिल्कुल पूरी दुनिया, आपकी सारी आलमी जो बरादरी होती है, उसको इस मौके पर आगे आना चाहिए। इतने क़यामत सुगरा के मनाजिर देखने में आए, बड़े दिल दहला देने वाले मनाजिर ऐसे हैं कि जिनको तो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते हैं। उनकी जो अब अच्छा, एक तो ज़ल्ज़ला है, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा 6.8 शिद्दत का ये ज़ल्ज़ला था, और 6.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ल्ज़ला होता है। और उसके बाद जैसे बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, लेकिन अब उन तमाम लोगों के लिए दुआ है, हम तो यहाँ से उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है उन पे मज़ीद आसानियाँ पैदा करे, और साथ ही साथ जो लोग ज़ख्मी हैं, जो लोग, उनको अच्छी से अच्छी जो तिब्बी सहूलियात है वो दी जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। अच्छा, फिर दूसरा ये होता है ना कि रेस्क्यू का अमल भी मुकम्मल हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा अपनी हालत पे खड़े होते बहुत टाइम लगता है ना।
आपका सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। उसके बाद जो मसला होता है लोगों को राशन पहुँचाने का होता है, उनकी खुराक का ख्याल रखना होता है, फिर उनकी अद्वियात का ख्याल रखना होता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इस चैलेंज को फिदा अकेली कोई नेशन मीट नहीं कर सकती है। अभी तो मौसम बेहतर है। आपको याद है कि लास्ट टाइम जब तुर्की में ज़लज़ला आया है, कितनी ठंड में माइनस टेम्परेचर में वहाँ पर लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। तबाहखेज़ ज़लज़ला था, बड़ा लर्ज़ाखेज़ ज़लज़ला था, लेकिन अल्लाह ताला सब पर सबके हाल पर रहम करे, आसानियाँ पैदा करे और आदमी जो है वो भी ज़रा हरकत में आए और ये जो मराकश के लोग हैं उनकी कोई ढारस बांधे, उनकी कोई मदद वगैरह करे ताकि ये जो बहरान पैदा हुआ है इससे जल्द अज जल्द निपटा जा सके। हम एक ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हमारे सियासी निज़ाम की जो हालत है वो आपके सामने है, इसी तरह हमारे जहाँ पे डिफरेंट जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुके हैं, लेकिन इन सब में जो हमारा तालीमी निज़ाम है, मेरा ख्याल है कि इसकी जो हालत है ये सबसे ज़्यादा अबतर है। वो इसलिए भी है कि नौजवान जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कौम का मुस्तकबिल होते हैं, उनको कहा जाता है, लेकिन जब आप आए ही नकल करके, चीटिंग करके, और नकल के भी ऐसे ऐसे तरीके हैं कि बाकायदा अब इसके ऊपर जो है ऐसी ऐसी वीडियोस सामने आई हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यही हमारी नौजवान नस्ल है कि ये जब अपने आला ओहदों पर बददियानती कर कर किसी अच्छी जगह पर जाएगी तो वहाँ पर क्या ये आगे डिलीवर करेंगे। हमारे एकेडमिक सिस्टम का इतना बुरा हाल है कि अब ये देखें कि ये तमाम स्टूडेंट्स जो कि ब्लूटूथ डिवाइस के ज़रिए नकल कर रहे हैं, अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे पहले तो के अंदर पढ़ाई की तरफ रुझान क्यों नहीं है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लें, उसका पढ़ने को दिल नहीं करता है। तो जब पढ़ाई का रुझान होगा नहीं तो फिर ये शॉर्टकट्स ऐसे ही ढूंढेंगे और मेहनत करने की बजाय इस तरह की नकल के हवाले से अपनी आप कह सकते हैं कि आप बूटी माफिया जितना सरगर्म है नकल करके उस पर ज़्यादा हमारे नौजवानों का फोकस होता है, हमारे बच्चों का। और फिर ऐसे ही जब तालीम हासिल कर कर आते हैं तो फिर वही होता है कि आप आला ओहदों पर बैठ तो जाते हैं, आपको किसी किस्म का कोई नो हाउ नहीं होता। ये एमडी कैट कोई छोटा एग्जाम थोड़ी है, मेडिकल का टेस्ट है एमडी कैट, जहां पर ब्लूटूथ के जरिए नकल का जो है ना ये वाकया सामने आया है। अब इसी पर बात करने के लिए माहिर तालीम डॉक्टर आयशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा ये निज़ाम तालीम पहले दिन से ही हमारा ऐसा है और कितना आसान हो गया है कि आप इतना बड़ा टेस्ट है और उसमें भी ब्लूटूथ के ज़रिए नकल हो रही है और नकल माफिया हमेशा से हम बातें करते आए इस पर। तो मैम जब इस तरह की स्क्रूटनी के बाद ऐसे लोग आगे आएंगे जो नकल के ज़रिए आए हैं तो फिर माशरे में रिश्वत का कल्चर आम होगा, 2 नंबरियाँ ही ज़्यादा होंगी, मेरिट पर तो फिर काम होगा ही नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखिए कुछ बातें तो अभी जब आप आपस में बात कर रहे थे तो कुछ मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एनालिसिस आपने भी टू स्टार्ट प्रेजेंट कर दिया है। और 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक कल्चरली हमारे पास चीटिंग करना, चले ये तो इम्तिहान में नकल है, लेकिन चीटिंग करना गलत तरीके से द एंड जस्टिफाइज द मीन्स वाली बात कि अच्छा कि आपका एंड गोल क्या है और आप क्या समझते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या हर किस्म का तरीकाकार मैं अपना लूँ तो वो ठीक होगा, क्या ऑनर कोड के साथ कोई भी एडहियर कर रहा है। आई थिंक वो तो लार्जली हमारे पास आप किसी भी फील्ड में देखें तो वो इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। चीटिंग का जहाँ तक एग्ज़ाम में चीटिंग का मसला है, ये तो बहुत, जैसे आपने खुद कहा कि एमडी कैट का एग्ज़ाम कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं होता। मेडिकल का आखिर और डेंटल एडमिशन्स के लिए ये एग्ज़ाम है। बहुत आप समझें कि महदूद सीट्स हैं, मेरे ख्याल में कोई 1500 मिला के डेंटल और मेडिसिन की सीट्स थी, और आप देखें कि उसके मुकाबले पे तकरीबन 2 लाख बच्चों ने इंटरनेशनल सेंटर्स से भी और पाकिस्तानी सेंटर से भी इस एग्ज़ाम में वो अपीयर हुए हैं। तो बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, बहुत हाई स्टेक्स हैं, क्योंकि वो जैसे हमारे पास एक और कल्चर भी है कि अगर आप ना किसी प्रोफेशनल उस ट्रैक पे चढ़े तो शायद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और वो किसी हद तक कुछ ख़ास तौर पे कुछ बैकग्राउंड के बच्चों के लिए वो बात शायद किसी हद तक ट्रू भी होगी। तो एक बहुत एंग्जाइटी है इस एग्ज़ाम की, एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है फेलियर का। हम सक्सेस को अपने पास, अपने कल्चर में, अपने एकेडमिक कल्चर में कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो प्रॉब्लमैटिक है। सक्सेस इज़ कि आपका GPA ज़्यादा आना चाहिए, आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए। सक्सेस इज़ नॉट कि आपकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपको वैसे नॉलेज और स्किल्स गेन करनी चाहिए, चाहे आपका GPA थोड़ा बहुत कम भी हो। डॉक्टर आयशा कि ये जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं
वो डॉक्टरेट की डिग्री के लिए है। और डॉक्टर सीधा साधा एक इंसान की जान बचाने के लिए होता है। ये कोई कंप्यूटर का नहीं है कि कोई गलत सॉफ्टवेयर कर लिया तो आपको सेकंड चांस मिल जाएगा, कोई बात नहीं आप कर ले। उन चीज़ों में चीटिंग मार्जिन, मैं उसको हक में तो नहीं जा रही, लेकिन स्टिल कोई किसी की जान के साथ नहीं खेला जा सकता। लेकिन डॉक्टरेट का एग्ज़ाम इस तरह से पास करना एडमिशन के लिए, तो आपकी जब बुनियाद ही इस तरह से होगी तो फिर आगे चल के तो मज़ीद यही सब कुछ करेंगे आप भी, और किसी की जान के साथ आपने तो अस्तगफिरुल्लाह खेल सकते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन देखिए हमारे पास तो आप देखिए ना कल्चर क्या है एकेडमिक के, लो स्टेक्स भी एग्जाम्स हो, मतलब आपके जो आम स्कूल के अंदर। अच्छा कुछ मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि चीटिंग जो है वो हर जगह होती है इंटरनेशनली सिस्टम्स में। पाकिस्तानी हम ये कह सकते हैं एनेक्डोटली कि शायद हमारे पास, क्योंकि वैसे भी एथिकली हम कोई बहुत ज़्यादा वो कोड ऑफ एथिक्स के साथ एडहियर करने वाली शायद कौम नहीं है, तो हमारे पास शायद ये ज़्यादा होती होगी। लेकिन चीटिंग का रुझान हर जगह है और हर किस्म के एग्जाम में है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ बाहर के मुल्कों में जो स्टडीज़ वगैरह होती रहती हैं वो तो ये भी शो करती हैं कि एवरी ईयर द ट्रेंड इज़ अपवर्ड्स, मतलब चीटिंग कम नहीं हो रही, चीटिंग ज़्यादा हो रही है। ख़ासतौर पे जब से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है तो बड़ा मुश्किल हो गया चीटिंग को रोकना। दो जल्दी से मैं बातें करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में 2-3 जो बहुत बड़े फैक्टर हैं। और देखिए 18 साल के 20 साल के ये बच्चे हैं, वो मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप ये खुद सोच लें कि ये किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। ये इस माइंडसेट के साथ नहीं जा रहे कि अगर हमने अभी चीटिंग की तो हम कल को क्या करेंगे, हम लोगों की जानों से खेलेंगे। उनके सामने अभी एक गोल है, हमें एडमिशन चाहिए। हमें एडमिशन नहीं मिला तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, रिस्क और रिवॉर्ड। रिस्क क्या है चीटिंग के मामले में? इस वक्त इन बच्चों के जहन में रिस्क ये है कि अगर हम पकड़े गए तो फिर क्या होगा। और आपको पता है कि 2 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं। जो रिपोर्ट्स अभी तक मैंने देखी हैं, दर्जनों, कुछ डजन बच्चे पकड़े गए हैं। लेकिन क्या आपके ख्याल में और बच्चों ने चीटिंग नहीं की होगी? चीटिंग बेतहाशा बच्चों ने की होगी, पकड़े चंद एक गए हैं। तो जो रिस्क है ना वो बहुत कम है। अच्छा डॉक्टर आयशा, इसमें ना सिर्फ चीटिंग तो एक छोटा सा फैक्टर है, एक सेकेंडरी चीज़ है। असल चीज़ तो इस निज़ाम तालीम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हैं। हमें ये कहा जाता है कि जो नाकामी होती है वो तो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। क्या है चीटिंग आप इस डर से करते हैं ना कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं ग्रेड्स कम ना आ जाएं, हमारा एडमिशन ना होते रह जाए। लेकिन जब हमारे स्टूडेंट्स को पेरेंट्स या टीचर्स की जानिब से ये कहा जाएगा कि कोई बात नहीं, अगर एक दफ़ा आप रह भी जाते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट कर लें आप, कोई ऐसी बात नहीं है, आप मॉरली तो उसको कम से कम इन चीज़ों से इंगेज होने से बचाएंगे ना। तो ये तो ओवरऑल हमारे तालीम और तरबियत के निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मॉरली और एथिकली एंगल से अगर बात की जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मैं जो पहले एकेडमिक कल्चर की बात करी थी वो यही बात है कि आप स्कूल के ज़माने से बच्चों को अगर ये लगता हो कि आगे निकलने के लिए, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम है, चाहे वो इंटरनल एग्जाम है, उसमें थोड़ी बहुत चीटिंग। देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इवन अभी भी ये रिपोर्ट्स MD कैट के एग्जाम में आ रही है कि ये तो कुछ बच्चे ब्लूटूथ पे चीटिंग करते हुए एक नेटवर्क पकड़ा गया ना, लेकिन इन्विजिलेटर्स खुद चीटिंग करवाते हैं, टीचर्स खुद चीटिंग करवाते हैं। हमें पता है बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो स्कूलों के अंदर स्कूल खुद अपने बच्चों को पोजीशंस के लिए और नंबर्स के लिए और एक स्कूल की ब्रांडिंग के लिए चीटिंग करवाते हैं। A लेवल्स के एग्जाम में सुना जाता है कि स्कूल्स जो हैं वो सेंटर्स बनना इसलिए चाहते हैं एग्जामिनेशन का, बिकॉज जिस साल सेंटर बनता है उस साल उस स्कूल के बच्चों के A लेवल्स में बड़े अच्छे ग्रेड्स आते हैं। तो जहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स खुद ही बच्चों को ये कहेंगे कि चलो, अगेन वही वाली बात, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि तुम्हारे सामने गोल ये है, 1-2 दफा अगर तुमने चीटिंग कर भी ली, ये स्टडीज शो करती हैं ये बात कि जो बच्चे चीटिंग करते हैं, ऐसा नहीं पता कि चीटिंग गलत है, उन्हें पता है चीटिंग गलत है, बट दे हैव एन एक्सक्यूज इन देयर हेड्स कि अगर हमने ना किया तो वो रिस्क या वो जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, उसके अंदर पेरेंट्स, उसके अंदर हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसमें आगे जाके कि हमारे बच्चों के पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर फर्स्ट करें एक दफ़ा वो इस सक्सेसफुल नहीं भी होते एग्जाम में, तो फिर और क्या पाथ फेस हैं which will still make them successful। एक्चुअली यही तो मसला है कि हम ना तो उन्हें ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देते हैं, फिर हमने उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनको हमने अपने हाथों से तबाह कर देना है। उसके बाद हमने उन्हें पढ़ाई में भी ऐसे लगाना कि ये रेस है, अगर तुम आगे ना निकले ना तो तुम पीछे रह गए तो फिर लाइफ का तो दी एंड है। इसी की वजह से, इसी प्रेशर की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। बच्चों के इतना छोटा इमेच्योर माइंड होता है, 17-18 साल के बच्चे को क्या पता हो कि आगे उनकी लाइफ में इससे भी बड़े कितने और चैलेंजेस आएंगे।
लेकिन अभी इन्हीं चीज़ों को इतना एग्जैजरेट करके उनके सामने रख दिया जाता है। और फिर आप और मैं कितनी भी आवाज़ उठा लें, जब तक इस पर पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, जब तक बच्चों को इंडल्ज नहीं किया जाएगा कि अगर ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, यू हैव दिस थिंग, अगर ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उसके अल्टरनेटिव में आप ये कर सकते हो, कम से कम आपका दिल तो सेटिस्फाई होगा कि आपने गलत काम नहीं किया है। जब ऐसे तरबियत नहीं होगी तो फिर तो हम, आप और मैं सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, आप हमारे पास वैसे, हम चले बाकी प्रोफेशंस की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम ये एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप प्रोफेसर्स को देख लें, टीचर्स को देख लें। देखिए, चीटिंग सिर्फ ये तो नहीं है कि एग्जाम में चीटिंग करना है, हर कोई चीट कर रहा है सिस्टम को। आप प्रोफेसर्स देख लें, हायर एजुकेशन की जब बात सुनते हैं, आपको पता है कि प्रोफेसर्स जो हैं वो पेपर आफ्टर पेपर प्लेजराइज करके छाप रहे हैं। किसी और का पेपर है वो अपने नाम से छाप दिया, स्टूडेंट का पेपर है अपने नाम से छाप दिया, इधर से कॉपी पेस्ट कर दिया और अपना पेपर जमा करवा दिया। ये तो बहुत स्कैंडल्स हमारे इवन प्रोफेसर्स तक के आते रहते हैं। तो वो जो है ना कि एक एकेडमिक कल्चर या हमारी एक तरह की एक नेशनल वो साइकी और ओरिएंटेशन ही ऐसी बन गई है कि वो जब सिस्टम्स फेल होना शुरू होते हैं ना तो फिर एवरीवन थिंक्स। मसला मैम यही है कि एज ए नेशन जो है ना, हम मोरली करप्ट हो चुके हैं और इतने मोरली करप्ट हो चुके हैं कि हमें हमारे बच्चों को हमें हर चीज़, हर सूरत के अंदर अपनी कामयाबी चाहिए, बच्चों को पास होता देखना चाहते हैं। डजंट मैटर कि वो 1 नंबर तरीका हो या 2 नंबर तरीका हो। ये तो एक अलमी है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब ज़रा शहर कायद की बात कर लेते हैं फिज़ा। नहीं, मैं बताती हूँ कि वही बच्चे जो इस तरह से चीटिंग करके पास होते हैं ना, फिर आगे उनको जॉब्स नहीं मिलती, फिर वो आगे करियर में भी फेल होते हैं और फिर वो यही क्राइम रेशो की जो मुलविस कार्रवाई है ना, इनमें मुलविस होते हैं कि हालात, नौकरी नहीं मिल रही, तो अब क्या करें? हमें क्या करें? मसला ये है कि जब काबिलियत नहीं होगी तो फिर यही चीज़ें होंगी। अच्छा, कराची में हम अक्सर बात करते रहते हैं और कराची को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि कराची एक इकोनॉमिक हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन ये वो शहर है जो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में अमली तौर पर कराची कहीं नहीं वेरी करता, कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन अब कराची को लेकर हमारे हुक्मरान बजाय अपनी कारकर्दगी पर कोई बात करने के ऐसे उल्टे सीधे मज़ाक़ा खेज़ बयानात देते हैं, तो उससे आइडिया होता है कि कराची को ये लोग लेकर कितने सीरियस हैं। जो इस वक्त निगरान वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उन्होंने कराची के हालात के ऊपर क्या तबसरा फरमाया, पहले वो देख लीजिए। बात है, प्लीज़ इंश्योर कि आप खुद भी अपनी हमारी मदद करें। सिक्योर योर मोबाइल्स, ऐसी जगह रखें, अगर आपने पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे तो चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी होगी। ये जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब है हमारे प्रोग्राम में। अब जब वापस आएंगे ना फिर इनसे पूछेंगे। क्या खूबसूरत मशवरा दिया है कि निगरान वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि पॉकेट में डाल लें। हाँ, छुपा लें, बिल्कुल ठीक है। कैसी पॉकेट में डालें कि पता ना चले। खैर, ये सीक्रेट पॉकेट्स के बारे में जब आएंगे ना प्रोग्राम में उनसे फिर पूछेंगे। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध क्या कहते हैं, वो भी सुने। कि आप किसी शख्स से अगर कुछ छीन भी रहे तो छीनने की हद तक तो समझ आती है बात, लेकिन किसी को जान से मार देना, तो इसको हमें ये भी देखना होगा कि इसमें कोई ऐसी बैरूनी साजिश भी शामिल हो सकती है। अंदाज़ा लगाएं कि कामरान टिसोरी साहब कितना खूबसूरत मशवरा दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो इन्होंने मशवरा दिया ना फिज़ा, ये सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। हर थाने में, हर पुलिस स्टेशन के बाहर जो है ना, ये इसको कंधा करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि ठीक है आप मोबाइल छीनना चाहते हैं छीने, लेकिन बंदे ना मारें। हाँ, अच्छा, अपनी कारकर्दगी पर आप लोगों ने कुछ नहीं करना, कोई अमली तौर पर आप जिससे पहले जिस जमात का हिस्सा हैं उनके हालात देख लें। हाँ। इनके मेयर रह चुके हैं एमक्यूएम के, लेकिन 15 साल से पीपल्स पार्टी कहाँ गवर्नमेंट कर रही है, इसी शहर कायद पे कर रही है ना। तो 15 साल में अगर वो ऐसी पॉलिसीज नहीं बना सकी तो फिर ऐसे ही मशवरे आप क्या कमाल के मशवरे हमारे सियासतदान। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। रजब, पहले ये बता, देख लें अपने इर्द गिर्द, आप तो महफूज जगह पर खड़े हैं ना रिपोर्टिंग देते हुए, वरना लाइव कोई हमारे साथ ऐसा कोई आपके साथ हो ना जाए हाथ। और वज़ीर दाखिला सिंध साहब की बात पर भी अमल करें, कोई ऐसी पॉकेट हो छुपाएं अपना फोन, ना चोरों की नजर पड़ सके ना किसी की नजर पड़ सके। आप बताइए रजब, कहाँ पे छुपाया आपने अपना मोबाइल? दाखिला और गवर्नर की बात जी, मैंने अपना मोबाइल जो है वो साइड पॉकेट में छुपाया हुआ है, लेकिन आपने गवर्नर वजीर आला की तो बात की, आपने साबिक जो है वो कराची पुलिस चीफ की बात नहीं की। जी वो भी बताएं। मौसूफ ये कहते थे बढ़ती हुई वारदातों से वो इस कदर जो है वो डरे हुए थे कि वो कहते थे कि शहरी मज़ाहमत ना करें, शहरी अगर मज़ाहमत करेंगे तो डाकू उनकी जान ले लेंगे।
मतलब आपको रियासत को एक रेट कायम करनी चाहिए कि वारदातें हो ही ना, बल्कि आप जो है वो लोगों से, कोई ये कह रहा है कि जी मोबाइल छुपा के रखें, कोई कह रहा है कि जी इसको दूसरे जाविये से भी देखना पड़ेगा कि जी वो डाकू जान ले लेते हैं, कोई कह रहा है कि जी आप कुछ मज़ाहमत नहीं करनी है। तो मतलब राह चलते आदमी महफूज नहीं है, घरों के अंदर महफूज नहीं है, मदारिस में लोग महफूज नहीं है, मस्जिद में लोग महफूज नहीं है, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां वारदातें हो रही हो। अब खतरनाक सूरत हाल ये है कि तमाम तर जो स्ट्रीट क्राइम के साहब का रिकॉर्ड थे वो तमाम तर टूट चुके हैं। ये अगर 8 महीनों की अगर हम बात करें तो अब तक 59,000 से ज़ायद वो वारदातें हैं जो है सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी ने जो रिपोर्ट की है, जो उनको रिपोर्ट हुई है। अच्छा, दूसरी अहम बात जो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि जी अमेरिका, यूरोप और जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ज़्यादा जो है वो वारदातें होती हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं, अभी हमारे पास वो खतरनाक सूरत हाल नहीं है। तो मैं ये बात बावर कराना चाहता हूँ, मैं उनको कंडेम करता हूँ उस बात को कि जी उन एरियाज में जो है वो इस कदर वारदातें होती है। मैं उसको मानता ही नहीं उस फिगर को। उसकी वजह ये है, मैं उसको उसकी दलील भी दूंगा। उसकी दलील ये है कि उन इलाकों में, उन ममालिक में रिपोर्टिंग रेशो 100% है। तो हमारे यहाँ 10% रिपोर्टिंग रेशो भी नहीं है, तो हम उनसे कैसे मुआवजा कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब हमें अगर मुआवजा करना है, अमेरिका यूरोप की हम बात करते हैं, हम सऊदीया की और ईरान की बात क्यों नहीं करते? हम उनसे क्यों नहीं सबक सीखते? हमारे पास प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन इस कदर जो है वो सुस्त है कि हमारे जो सजाओं का जो रेशो है वो 17% है। 17%। आप अंदाजा लगाएं, एक डाकू जो है, जब पुलिस खुद कहती है एक डाकू हम पकड़ते पता लगता है पहले ही भी वो 10 मरतबा गिरफ्तार हो चुका है। तो भाई आपकी प्रोसिक्यूशन, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? सजाएं क्यों नहीं होती? जब तक सजा नहीं होगी, जब तक तो ये सूरत हाल है कि हाँ, एक बड़ी बात, एक बड़ा जो है वो बड़ी वजह जो है ये है बेरोजगारी है, मुल्क की अदम इस्तेकाम है, वो अपनी जगह। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि डाकू को या किसी भी मुजरिम को, छोटे से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक, किसी मुजरिम को ये खौफ नहीं है कि मुझे सजा हो जाएगी। यही सबसे बड़ी वजह है उन जराइम पेशा अफराद को। रजब, सजा तो तब हो ना जब वो पकड़े जाएं। अभी तो उनको यही यकीन नहीं है कि हम पकड़े भी जाएंगे, उनको तो पकड़ता ही कोई नहीं है, उन लोगों को तो पकड़ता ही कोई नहीं है। कितने स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वहाँ पर, कराची में रहने वाले 2-2 मोबाइल फ़ोन रखते हैं, 2-2 वॉलेट रखते हैं कि अगर कोई आ जाए तो आप जो एक्स्ट्रा फ़ोन और एक्स्ट्रा वॉलेट है उनको दे दें और अपनी जान बचा लें। बाकायदा उनका हिस्सा समझते हैं, उनका हक समझते हैं। नहीं, देखिए, पकड़े तो जाते हैं मुल्जिमान, चूंकि जो पिछले सितंबर तक जो सूरत हाल थी स्ट्रीट क्राइम, जिस तरीके से जो है आज की अगर हम बात करें, ये रवां साल में जिस तरीके से अब तक जो स्ट्रीट क्राइम 268 योमिया जो रेशो है स्ट्रीट क्राइम की 268 तक पहुंच चुकी है। पिछले साल भी सितंबर में ये रेशो जो है वो 265 तक जो है वो पहुंच चुका था। अगर 3 साल पहले की बात करें तो 160 के करीब जो है ये योमिया वारदातें थी। लेकिन जब पिछले साल जब ये अचानक से बूम आया था स्ट्रीट क्राइम में, तो पुलिस ने कुछ स्टैंड भी लिया था, कुछ सख्त हिकमत अमली भी जो है वो इख्तियार की गई थी, जिसकी निस्बत जो है वो कुछ ठहराव तो आया था स्ट्रीट क्राइम में। और जो है वो पुलिस मुकाबले रोज़ की बुनियाद पर जो है वो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। अब तक अगर रवां साल की बात करें तो तकरीबन जो है मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में 150 के करीब जो है वो डाकू ऐसे हैं जो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। कई जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गैंग जो है वो बस्ट हुए। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि उनको सजाओं का डर नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि हम पकड़े जाएं और कोर्ट में चले जाएं किसी तरीके से। अदालत से तो छूटना, जमानत पे आना उनके लिए आसान है, क्योंकि हमारी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर है कि वो शवाहिद ही नहीं पेश कर पाती है अदालत में, सजाएं हो ही नहीं पाती, जिसकी वजह से वो जराइम पेशा दोबारा से वापस आके चले जिनके पास शवाहिद हैं उनको कितनी सजाएं मिली हैं? जो मोटर बाइक पे लड़का कपड़े उतार कर एक औरत पर झपटा था, वो तो वो प्रूफ था ना, उसको कितनी सजा मिल गई है? अच्छा, इसके अलावा फिजा बेशुमार ऐसी फुटेजेस हैं रजब जिसमें बाकायदा देखा जा सकता है दिन दिहाड़े सरेआम डकैती की वारदात होती है, चेहरे देखे जा सकते हैं, उनकी बाइक्स की नंबर प्लेट्स जो हैं उनको पहचाना जा सकता है। उसके बावजूद रजब एक्शन क्यों नहीं होता? आप बताइएगा, एक्शन होता है या फिर मुल्जिमान बआसानी दोबारा से बाहर निकल आते हैं? प्रोसिक्यूशन का अमल हमारा इतना सुस्त और इतना यानी कि नाकारा है कि मुजरिम आराम से बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। मसला कहाँ पर आता है रजब? क्योंकि हम तो देखते हैं कि सरेआम ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। देखिए, एक तो अफसोस की बात यह है कि इस शहर को माजरत के साथ बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया। इस शहर को, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसको आज एक मॉडल शहर होना चाहिए था, ये तकरीबन जो है वो 20 साल पहले जो है वो 15 साल पहले बात की गई थी कि कराची को जो है वो सेफ सिटी बनाया जाएगा, बॉर्डर टू बॉर्डर सिक्योर किया जाएगा।
लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ चुका है। कराची में भी इसकी शुरुआत ज़रूर हो चुकी है। जो टूल प्लाजास पर जो है अभी जो है वो कैमरे लगने शुरू हो गए, जबकि दूसरी जानिब कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत यानी इलाके के लोग और ताजिर बरादरी मिल के जो है वो अपने अपने इलाकों को सेव करने का ये भी काम जारी है, सेफ सिटी। लेकिन ये 12-15 साल पहले हो जाना चाहिए था। और ये जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं ये ना सिर्फ जो है वो मुजरिम की सिर्फ शनाख्त करते बल्कि नादरा, एक्साइज और दीगर इदारों के साथ भी मुंसलिक होते हैं, जिनसे उनका ना सिर्फ साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल सकता है और तमाम तर तफसीलात उनकी मिल सकती हैं। जिस तरह के आपने बात की कि वाज़े जो फुटेजेस आती है सामने, मेरे कहने का मकसद यही है कि जिस तरह मुल्जिमान की गिरफ्तारी होती है, सजाओं का रेशो वो नहीं है, सिर्फ 17% हमारे पास सजाओं का रेशो है। और पुलिस इसी हवाले से जो है वो काफ़ी परेशान भी है। पुलिस हुक्काम के किसी तरीके से अब इस वक्त जो है ना इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। यही वजह थी कि जो है वो पिछले अरसे में कुछ अरसे में पुलिस में रिफॉर्म्स होने के लिए क्या मसला क्या है? पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए हैं या फिर जुडिशियस, क्योंकि सज़ाएं तो सख्त हैं, ऑटोमेटिकली अगर कोई डकैती की वारदात में मुलविस होता है तो उसको सख्त सज़ाएं दी जाती हैं। लेकिन क्या मसला क्या है? क्या पुलिस वाले उनको पैसे लेकर उनको बरी कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं डालते, या FIR डालते हैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग उसमें दफात नहीं डालते कि उन पर मज़ीद सख्त सज़ाएं उन्हें मिले जाए? मसला कहाँ पर है, अगर आप पिन पॉइंट कर सकें? देखिए मसला यहाँ पर है अदालतों में जब अदम सबूत होंगे तो अदालत से वो लाजमी बरी हो जाएंगे। जहाँ भी थोड़े बहुत शवाहिद अगर कमज़ोर होते हैं तो उसका फ़ायदा लाजमी तौर पे मुलजिम को जाता है, ना कि अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो वाक़यात होते हैं पुलिस एक तो रिपोर्ट नहीं करती, जब अगर रिपोर्ट भी कर लेती है तो फिर उसको जो है वो अदालत तक जो है वो ले जाने के लिए अदालत में पुलिस साबित नहीं कर सकती, जिसका फ़ायदा जो है वो मुल्जिमान को पहुँचता है। इसी वजह से अब गुज़िश्ता अरसे में जो है वो पुलिस ने डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स जो भर्ती किए हैं, LLB किए हुए, उनको कोशिश की जा रही है उनको ट्रेन किया जाए और इन्वेस्टिगेशन में उनको तैनात किया जाए ताकि कानून पढ़े हुए। अच्छा, इसमें एक बात मैं अहम बताऊं कि इसमें कानून की तरमीम की भी ज़रूरत है, जिसमें पार्लियामेंट को भी जो है वो अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, महकमा कानून को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और जुडिशरी को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, जब तक ये साथ मिलकर नहीं बैठेंगे। अच्छा रजब, क्विकली ये बता दीजिएगा कि पहले ऐसा था कि लोग मुजाहमत करते थे, लोगों ने खुद अपने पास गन्स रख ली थी और सारे लोग इकट्ठे होकर अगर कहीं ये वारदात हो रही थी तो उसको पकड़ के मार कुटाई करके फिर उसे पुलिस पे भेजते थे। तो अभी लोगों की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? देखिए अवाम ने अपना तहफ़्फ़ुज़ भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जो है अजीज़ाबाद में एक ऐसी वारदात हुई कि जहाँ जो कार सवार बैठे हुए थे वो वीरान जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन वो असले के साथ लेस होकर अलर्ट बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने डाकू आते देखे, डाकुओं ने जैसी असला ताना, उन्होंने गाड़ी में से फायरिंग की, एक डाकू को उसी वक्त मार दिया, दूसरा डाकू उसमें से भाग गया। जबकि जो मज़ाहमत के दौरान जो डाकू पकड़े जाते हैं उनमें से अक्सर जो है वो डाकू उनको लोग इतना तशद्दुद का निशाना बनाते कि मौके पर ही जो है वो फौत हो जाते हैं। हाँ। ये काम रियासत के और पुलिस के हैं, ना कि ये अवाम के अपने हैं कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद से करें और इस तरीके से जो है वो डाकुओं को मार दिया जाए, बल्कि ये अदालतों में पेश होना चाहिए, उनको सज़ाएं होनी चाहिए, उनको सख्त सज़ाएं होनी चाहिए, ना कि ये अवाम का काम है कि जी वो डाकुओं को पकड़े भी और डाकुओं को मारें। ये पुलिस का और रियासत का काम है। एब्सोल्युटली, लेकिन अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मजमा फिर इस इश्तियाल में आता है। बहुत शुक्रिया रजब, आप हमें अपडेट कर रहे थे शहर कायद की हाल, और शहर कायद के अंदर तो वाकई जिस किस्म के हरकतें हो रही हैं। फिजा कि अवाम क्या करे ना, जब रियासत अपने करने का काम नहीं करेगी तो फिर अवाम करे। लोग फिर यही होता है अल्टीमेटली खुद कानून को हाथ में लेते हैं, फिर जो डाकू चोर डकैत उनके हाथों चढ़ता है, उनके आड़े आता है तो फिर उसकी दुर्गत भी बनाते हैं। लेकिन सारी बात घूम फिर कर आपकी पॉलिटिकल विल के साथ साथ पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से है। जब तक पुलिस हमारे इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते ना। आप देखें कि कितने धड़ल्ले से, कितना बहादुरी के साथ दिन दिहाड़े चोर आते हैं। आपको वो फुटेज याद है? करते हैं, इफ्तार के टाइम पे इफ्तारी के लिए बैठे हुए थे, हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया है, वो आए हैं, उसकी झोली से उन्होंने फोन उठाया और चले गए हैं, और वो इफ्तार कर रहा था। ये जो बेखौफी है चोरों की कि दिन के टाइम भी आ जाते हैं कैमरास के सामने, तो इससे आइडिया होता है कि उनका इतना हमारे सिस्टम पर एतबार है कि उनको पता है कि अगर हम सरेआम डकैती की वारदात कर भी लें बगैर कोई मास्क पहने तो हमें पुलिस नहीं पकड़ेगी। तो ये हमारी नाकामी है, हमारी पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान। बड़ी वीडियो वायरल हुई है, मतलब एक तो हम पुलिस पर बातें करते हैं, फिर हम अपनी आवाम की भी सूरत हाल देखें ना, कि जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो तो अगले इंसान को इंसान ही नहीं समझता है, कानून से बालातर समझता है, और वो कानून से बालातर होते भी हैं। जिसका कहीं पर भी हाथ होता है ना, किसी पुलिस वाले पे हाथ जाता है, किसी के फैमिली में कोई MNA MPA होता है, किसी की फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेसी में होता है, हाई पोस्ट पर, जहाँ
मिजाज इनके हाथ जाते हैं ना, वो समझते हैं कि हम तो इस सिस्टम से भी ऊपर हैं। तो वो जो सिस्टम से ऊपर खुद को समझते हैं ना, फिर उनके सामने जो आता है उसको कुचल देते हैं। और सिस्टम को तो ये लोग अपने घर की बांदी समझते हैं। ये वीडियो आप देखें कि एक टोल प्लाजा पर एक शहरी है, नौ दौलतिया कह लें या ताकत के नशे के अंदर चूर है, गलत समझ से वो आता है और उसको रोका जाता है और वो जनाब शहरी की इतनी इज्जत नफ्स मुतासिर होती है, पहले वो उस पर उस जो मार कुटाई हुई है उसके ऊपर पहले हमला करता है, फिर अब वो देखे दरवाजे पर जाता है, वहां से पिस्टल निकालता है और वहां पर जो मुलाजिम है टोल प्लाजे पर खड़ा उसको गोली फायरिंग करके जख्मी कर देता है। अब ये कोई ओबाश लड़का नहीं है, कोई छोटी उम्र का कोई लड़का नहीं है कि ये इस तरह टोल प्लाजे से, सिर्फ टोल प्लाजे पे उसने वो टैक्स नहीं दिया, कितना है 50 रुपए है, 100 रुपया है, वो टोल प्लाजे पे इसने वो टैक्स नहीं दिया। और ये अच्छी खासी उम्र के दाढ़ी वाले अंकल हैं, उन्होंने क्या किया है कि पहले आकर उसको मारा है। उस शख्स ने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है ना, और उसने ड्यूटी पूरी की है। ये 25 साला अबरार है जो कि टोल प्लाजे पर मुलाजिम था और गोली लगने से वो जख्मी हुआ है, अस्पताल में मौजूद है। इतनी किसी की जान सस्ती हो चुकी है कि एक शख्स जो अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे अदा कर रहा है, अपनी नौकरी वहाँ पे कर रहा है, वो उसको रोकता है, तो उनकी शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी होती है। अरसलान बलोच साहब हैं, उनके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। अभी ये पता नहीं है कि ये जो दाढ़ी वाले साहब हैं ये भी अरसलान बलोच हैं या किसी और की गाड़ी चला रहे हैं। तो लेकिन अभी तक ये मौसूफ हिरासत में नहीं आए। गाड़ी का पता चल सका है लेकिन शक्ल आप पहचान हैं, आप उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट आपके सामने है, आप हर जगह से पता कर सकते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से पता चल सकता है कि कहाँ से ये जाते हुए कहाँ पर इनका नंबर बंद हुआ है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो है वो पुलिस हरकत में नहीं आई है, ना उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये सूरत हाल है कि एक शख्स की जान इतनी सस्ती है, जिसके पास पैसा है ना वो कुछ भी कर सकता है, उस सिस्टम से ऊपर अपने आप को समझता है। और फिर ये सिस्टम भी अब हमने देखा है कि उस अमीर शख्स के आगे झुकता है, ये पूरे का पूरा मुल्क का सिस्टम। यही तो वजह है कि 2 दिन गुजरने के बावजूद भी वो शख्स अभी गिरफ्तार नहीं हो सका। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो कम उम्र बच्चे हैं वो नशे की लत में आए दिन मुब्तला क्यों हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। ब्रेक के बाद आपसे बताएंगे। वैसे तो नाज़रीन, नशा किसी भी चीज़ का हो हराम होता है, गलत होता है। नशा चाहे दौलत का हो, चाहे शोहरत का हो, चाहे किसी भी ताकत का हो, नशा हराम ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल जो नशा तो वैसे तो चल ही रहा है, लेकिन छोटे बच्चों में नशे की लत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। कुछ लोग कहते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं, हर शख्स परेशान है और लोग अपने आप को अब इस फेज से निकालने के लिए, डिप्रेशन से निकालने के लिए, लेकिन बच्चे छोटे, उनके अंदर नशा कौन सी ऐसी परेशानी होगी फिजा कि बच्चे इस नशे की लत में मुब्तला हैं और रोजाना से इन केसेस में इजाफा हो रहा है, तादाद में इजाफा हो रहा है। ये कि पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते हैं उनको। स्पेशली नशे का ये भी होता है कि वो तमाम लोग, जो तमाम पेरेंट्स जो बच्चों पे तवज्जो नहीं देते हैं, गलत कंपनी में बैठते हैं, उनको नशे की लत लग जाती है। या फिर बच्चों का असेसिबल है ना, आम है, किसी एक को बच्चे को भी पता चल जाए कि यहाँ से नशा मिल रहा है। गेम्स भी ऐसी हैं जो एडिक्शन का बाइस बन रही है ना, और उसके अंदर हमने देखा है कि बच्चे साइकोलॉजिकली कितना ज्यादा डैमेज हुए हैं। आपका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बच्चों का इतना ज्यादा हो गया है कि वो पबजी खेल रहे हैं, कभी कोई गेम खेल रहे हैं। तो अब ये सिगरेट्स और जो इस तरह की हेरोइन वगैरह, इस तरह के नशे से अभी जो गैजेट्स मार्केट में नित नए नशे आ रहे हैं, आइस है, इसके अलावा हीरोइन है और पता नहीं कौन कौन से ऐसे नशे हैं जिनका तो शायद हमें नाम भी नहीं पता होगा। बट ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, या तो एक तो चीज़ है ना कि स्टेटस सिंबल के तौर पर भी कुछ लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं ना बच्चे, एक वो एक ट्रेंड सा होता है, शीशा स्मोकिंग है या बाकी। लेकिन इतनी नशे की लत में मुब्तला हो जाना पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा अलार्मिंग क्वेश्चन है ये कि पेरेंट्स जब तवज्जो नहीं देंगे, आप खुद गैजेट्स में मसरूफ़ होंगे, पेरेंट्स जब बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर आपको नहीं पता होता कि बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और जब पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नाइमा शहरयार साहिबा मौजूद हैं जो कि चेयरपर्सन हैं क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की। बहुत शुक्रिया मैम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, आपको क्या लगता है बुनियादी तहर्रुक, मुहर्रिक या वजूहात क्या हैं कि क्यों आए रोज़ हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, ये नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं? बेसिक रीज़न क्या है इसके पीछे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, नशे की बारे में आपने जो बात की, इसमें हम मुख्तलिफ सेगमेंट पे जो उसको यूज़ करने वाले हैं उसमें अगर डिवाइड कर लें
कि आपने यहाँ पेरेंट्स की बात भी की, अडल्ट की बात भी की, बच्चों की बात की, लेकिन फोकस आपका इस सब बच्चों पर है। अगर बच्चों के हवाले से मैं बात करूँ नशे के रेफरेंस से, तो देखिए बच्चे जो है ना वो कॉपी करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि बच्चे अपने सराउंडिंग में जो कुछ होता है उसे कॉपी करते हैं। अगर बच्चा इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं उसका एक्सपोजर जो है वो नशा करने वालों से या सराउंडिंग में कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी हो रही है। देखिए नशा स्टार्ट कैसे होता है, बच्चा जो है वो मुतासिर होता है, आइडियलाइज होता है किसे कि वो सिगरेट नोशी से, कि स्मोकिंग करते हुए लोगों को, अडल्ट लोगों को देखता है। अब तो हमारे पास इस तरह के एडवर्टाइज काफ़ी कम हो गए हैं कि सिगरेट पीने वालों को जो है वो बड़ा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं जमा मर्द जिसे आप फैंटेसाइज किया जाता है कि जी फैंटेसाइज किया जाता है, बिल्कुल। तो बच्चे जो है ना वो गैर महसूस तरीके से अपने बड़ों को तकलीद कर रहे होते हैं, उसको कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो उनका फादर भी हो सकता है, उनकी सराउंडिंग में कोई बड़ा भी हो सकता है, उनके इलाके की, उनके आसपास की कंपनी भी हो सकती है जिसको वो फैंटेसाइज करते हैं, जिसको वो अपने आइडलाइज कर लेते हैं और वो उसको कॉपी करते हैं। इब्तिदा में नशा जो है वो इसी तरीके से स्टार्ट होता है कि वो किसी को कॉपी करते हुए जो है वो उसको अडॉप्ट करते हैं। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो उस नशे के आदी हो जाते हैं और बल्कि मोहताज हो जाते हैं और फिर वो उसके बगैर रह नहीं सकते, और फिर एडिक्शन हो जाती है ना। बट डॉक्टर साहिबा ये तो रह गए कि वो लोग जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो आइस है, शीशा है, सिगरेट्स हैं, उनकी तरफ होते हैं। अब ये नशा एक टेक्नोलॉजी का भी तो है, एक गैजेट्स जो कि पेरेंट्स खुद ही बच्चों को हाथ में पकड़ा देते हैं और उसके बाद स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उनका कि वो फ़ोन के बगैर उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने ज़िंदा ही नहीं रहना। खाना खाना है तो उन्हें फ़ोन चाहिए है, उन्हें गैजेट्स चाहिए हैं, उनके आईपैड्स चाहिए हैं। गेम्स ऐसी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं कि वो हर वक्त उसमें लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को इतनी मोटी मोटी ग्लासेस लगी होती हैं कि स्क्रीन टाइम उनका इतना ज़्यादा है। देखिए नशा ज़रूरी नहीं है कि जिन नशों के आपने नाम लिए वही हो। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप गैजेट्स की बात कर रही हैं, खाने पीने का भी नशा होता है। आप कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो उनका भी नशा होता है कि आप हैबिचुअल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो हैं, जो लोग फूडी होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी, क्योंकि हर चीज़ जो लेकर लिमिट से ज़्यादा है तो वो नुकसानदेह है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखा है कि पेरेंट्स भी जो है वो पेरेंटिंग में जो है वो शामिल हो गया है, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कि पेरेंटिंग जो है वो यकीनी तौर पे आजकल जो माशी मसाइल हैं, जो समाजी मसाइल हैं, पेरेंट्स की भी अगर हम बात करें तो पेरेंट्स पे बहुत सारे महाजों पर एक साथ जो है वो लड़ रहे होते हैं, तो उनको भी कुछ रिलैक्सेशन चाहिए होता है। तो उसका आसान तरीन जरिया जो है वो एक छोटा सा एक गैजेट है, वो आप हाथ में दे दें और वो बच्चा जो है वो छोटे छोटे बच्चों को आप देखें कुछ मंथ्स के होते हैं और उनके हवाले कर देते हैं और वो कलर और वो तस्वीरों से जो है वो इंजॉय करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं तमाम चीज़ें, और बच्चे जो हैं वो बड़े फ्रेश जहन होता है उनका, वो आगे ही आगे जो है वो बढ़ते चले जाते हैं इन चीज़ों में। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी से आप उनको किस तरीके से दूर रखेंगे। देखें, ये 2023 है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो इन तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बच्चों को बिल्कुल एकदम दूर कर दें, लेकिन उसका कोई ना कोई पैटर्न बनाएं, उनका कोई ना कोई तरीक़ाकार बनाएं, उनको आदी बनाएं कि वो जो है वो आप जिस तरह से उनको आपका दिया हुआ टाइम हो, गिवन टाइम आपका हो, पेरेंट्स का हो, कि वो ये मुकर्रर करें और वो उस ज़ाब्ते के अंदर उनको रखें। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उनका बर्डन भी हमें देखना होगा। जब कई महाजों पे वो लड़ रहे होंगे, जब माशरा जो है वो आप ओवरऑल जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार है, तो इसमें आप पेरेंट्स से भी कैसे, जब कोई लेकिन मैम असल बात भी ये है ना कि बच्चों से बढ़कर तो पेरेंटिंग भी नहीं हो सकती। आपने बजा फरमाया, लेकिन बच्चों से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती। अब हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स शायद हमारे स्केड्यूल्स इतने बिजी हो चुके हैं कि पेरेंट्स उस तरह बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। इन हालात के अंदर जब फ़र्ज़ करें किसी का बच्चा, अगर पेरेंट्स को रियलाइज़ हो चुका है कि उनका बच्चा नशे की लत में मुब्तला हो चुका है, तो फिर पेरेंट्स का क्या रवैया होना चाहिए? इसको एज ए डिजीज़, एज ए कोई बीमारी उसको ट्रीट करना चाहिए, या फिर अक्सर हम देखते हैं कि घर वाले बच्चों को घरों से बाहर निकाल देते हैं, मारपीट करते हैं। बिहेवियर क्या होना चाहिए अगर पता लग जाए आपका कोई बच्चा नशे की लत में मुब्तला है? देखिए, सारा मसला ही तो बिहेवियर का है। अगर घर में उस बच्चे को जो है वो प्यार मिलेगा या उसको उसकी बात सुनी जाएगी, उसको टाइम मिलेगा, तो यकीनी तौर पर वो बैड कंपनी का शिकार नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके बावजूद भी कोई बच्चा जो है वो बैड कंपनी की तरफ या बुरे दोस्तों की तरफ जाए।
लेकिन सारा मसला मैंने आपसे कहा ना यही है, पहले 9 to 5 जॉब होती थी, उसके बाद जो है वो एक घर को क्वालिटी टाइम दिया जाता था। ठीक है, आज जो है वो फिक्रे माश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अक्सर औकात जो है वो पेरेंट्स में सिर्फ आज जो है वो बाप को ही नहीं कहूंगी, इसमें माँ भी शामिल है, वो भी इस माशी दौड़ में साथ शामिल है। तो उनके पास जो है वो टाइम जो है वो बहुत कम है, क्वालिटी टाइम वो बच्चों को दे नहीं पाते। बच्चा जब हाथ से निकलने लगता है और जब वो जो एडिक्ट हो जाता है, उसके बाद उनको पता, सबसे आखिर में पेरेंट्स को ही पता चलता है कि उनके बच्चे को क्या इशू है या बच्चा जो है वो किस सूरत हाल से दो चार है। अब यहाँ पर जो है वो टाइम उनको कैसे मिले, देखिए सारा मसला ही टाइम का है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है। बच्चा जो है वो चाहता है कि उसको सुना जाए, उसको समझा जाए, उसको जो है वो डिस्कशन की जाए। एक तरफ तो फिक्रे माश है, दूसरी तरफ जो है वो हमारे जो एक कह सकते हैं कि जो एक कल्चरल नॉर्म्स हैं कि हम अदब और एहतराम के, हम आज तक हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, लेकिन आज भी हमारे तसव्वुरात जो हैं, चाहे पेरेंटिंग से मुतालिक हो, जो चाहे आप बच्चों से मुतालिक हो, आज भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई। बोलते हुए शागिर्द हो या बोलते हुए बच्चे हो, औलाद हो, वो ज्यादा जो है वो हजम नहीं हो पाते माजरत के साथ। फर्मा बरदार औलाद भी वही होगी ना जब वो आपको खुद देखेगी कि आप खुद फर्मा बरदारी कर रहे हैं, आप वही क्वालिटीज आप में क्या खुद हैं जो आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट डॉक्टर नाइमा ये बताइएगा कि बहुत से अब ऐसे मार्केट के अंदर खिलौने इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे कराची में एक वो बच्चों के खेलने वाला खिलौना है लट्टू, उसके अंदर ऐसा पाउडर होता है जो कि बच्चे सूंघते हैं, फिर समद बॉन्ड का नशा करते हैं बच्चे, पेट्रोल का नशा करते हैं बच्चे। तो ये तो सस्ते नशे हैं ना, ये तो अफोर्डेबल भी हैं, किसी भी बच्चे की पहुंच में भी हैं। तो अब हमें ये बताइए कि हम इन चीज़ों पे किस तरह से, एक तो कुछ पॉलिसीज करके क्या कंट्रोल किया जा सकता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें ना बेची जाएं, कोई एडल्ट ही खरीद सके, और दूसरा ये कि आगे पेरेंट्स का रिएक्शन, क्या छोटे बच्चों को भी इस तरह से जैसे बने होते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, क्या उनमें इनको भेजना चाहिए है, किस तरह से पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होना चाहिए है? देखिए सबसे पहले तो आपने बात की कि सस्ते नशों की, सस्ते नशे किसी भी तबका उम्र के बच्चों के लिए नहीं होते, तबका उम्र के लिए नहीं होते, ये खिलौनों की शक्ल में इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे बिल्कुल खिलौना गन जैसे होती है, टॉय गन। ठीक है, इसी तरीके से बच्चा जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से वो उसका आदी होता है। उनका बजट भी कम होता है, ऐसे खिलौनों का बजट उनको और बड़ी तादाद में, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो ज्यादातर लो इनकम ग्रुप है, तो उनको इसी तरीके से एड्रेस किया जाता है। बच्चा जो है वो माँ बाप ही समझते हैं, उनकी नॉलेज भी इतनी नहीं होती, और जब बहुत दूर तक बात निकल जाती है तो जब उनकी नॉलेज में इजाफा होता है कि बच्चा जो है वो समझते हैं कि वो खेल रहा है, खेल ही खेल में वो उन चीजों का आदी हो जाता है, और उसके बाद जो है वो हमें पता भी नहीं चलता। और गरीबों का तो वैसे भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, पॉलिसीज जो हैं जो उनके लिए बनती भी हैं तो वो दफन रहती हैं कागजों में और फाइलों में, और उन तक पहुंचती ही नहीं है। हमारे गरीब के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। जो नाम नहाद जो लीडर हैं जिनको हम लें, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी हो, कम से कम बात ये कि वो गरीब का उनके मंशूर में कोई जिक्र, या अगर जिक्र भी है तो वो उसको कैश कराते हैं, उस तक पहुंच ही नहीं पाती कोई चीज। तो मसला ये है मैन कि यही जो सारी चीजें हैं हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी प्रायोरिटीज का हिस्सा ही नहीं है, या तो उनको इन बातों का इदराक नहीं है या फिर उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि हालात किस नहज तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन, दीगर अहम सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी हम जो प्रोग्राम के लास्ट में आपको पाकिस्तान के एक ऐसे होनहार नौजवान से इंट्रोड्यूस करवाना जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि जो भी यंग टैलेंट होता है ना, हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमारे जो न्यूज़ मॉर्निंग है, इस टीम की पूरी कोशिश होती है कि ऐसे यंग टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आया जाए जो कि पूरी दुनिया भी सराहे, जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। और जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा है, हम अक्सर बहुत मायूसियों की बात करते हैं, हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो लोग कुछ करना और कर गुजरना चाहते हैं वो लोग कभी भी कोई भी रुकावट, ना तो वसाइल उनकी राह में रुकावट बनते हैं और ना ही कोई एक्सक्यूज उनकी राह में जो है ना आड़े आता है। अच्छा, ये तो एक जो गेस्ट है उनकी तरफ जाने से पहले मैं बताऊं कि उनकी अचीवमेंट क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या है।
अचीवमेंट उनकी ये है कि आप ये देखते हैं कि हम हमारे इस मुआशरे के अंदर गन फैलाना, तो हम ना इसको समझते हैं कि ये हमारा कौमी फरीज़ा भी है और हमें गन फैलाने का सवाब भी मिलेगा। और उसी गन को जब इकट्ठा करते हैं गवर्नमेंट, उसको भी यूटिलाइज नहीं कर सकती। जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसको रिसाइकल करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसे कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है कि वो जो इतनी गंदगी हम फैला रहे हैं उसी वेस्ट को अच्छे तरीके से किसी अच्छे पर्पज़ में इस्तेमाल किया जा सके। तो अब काबिल इस्तेमाल लाया जा रहा है जी, और वो भी एनर्जी की आधी कीमत में। एलपीजी के अल्टरनेटिव ये जो गैस क्या है, पायरो गैसिफिकेशन, ये एक इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जो कि आपके एलपीजी और दूसरे जो नेचुरल गैस होती है उसके अल्टरनेटिव पे यूज़ हो सकती है, और कीमत भी है आधी है। तो आज यही होनहार नौजवान इंजीनियर कासिम ज़िया-उल-हक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कासिम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बिल्कुल आप माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हमारा मकसद भी ये होता है कि ऐसे नौजवानों को बुलाएं जो इस नेशन के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। कासिम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये होगा कैसे? क्योंकि नेचुरल गैस वैसे ही, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो गैस के निर्ख वैसे ही बहुत बढ़ जाने, गैस महंगी हो रही है, तो किस तरह का तरीका आपने, और इसमें टाइम कितना लगा इस गैस को प्रोड्यूस करने में, बनाते कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म का कि जिसने मुझे मौका दिया। ये बेसिकली पायरो गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। मैं ख़ुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं इस पे तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। तो हमारे पास मुख्तलिफ वेस्ट होते हैं कि जिसमें म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो भी बर्नेबल वेस्ट है। तो कोई भी ऐसा वेस्ट नहीं है कि जो 4 सीज़न हमारे पास अवेलेबल हो। तो हमने क्या किया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जो भी वेस्ट मिल जाए वो 4 सीज़न जो अवेलेबिलिटी मिक्सअप करके उसकी होती रहे और हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती रहे। तो हमने एक सर्वे किया और उससे हमें पता चला कि पाकिस्तान के अंदर अराउंड 46 बिलियन टन ऑफ वेस्ट होता है एनुअली पूरे साल के अंदर। अच्छा। तो जिससे हम तकरीबन इतने ही केजी गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं जी। और ये हमारे पास इसका पोटेंशियल है पूरे पाकिस्तान में कि हमें किसी एलपीजी और नेचुरल गैस की फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम यही रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज़ कर लें। और दूसरा ये है कि इसकी एमिशंस नहीं है क्योंकि इसकी कंपोजिशन एलपीजी और नेचुरल गैस से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है। और ये दोनों पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकती है कि फर्नेसेस में भी यूज़ हो सकती है, और दूसरा ये है कि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स रियली नाइस। तो आपको ये बताइए कि जब आपने ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उसके बाद इसकी अप्रिसिएशन के लिए आपने क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या हमारी जो एनर्जी इंडस्ट्री है उससे आपने कोई रब्ता किया हो, उनको अपना प्रोजेक्ट दिया हो? जी, हम मुख्तलिफ़ इदारों में मेरे विज़िट होते रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। और उसके बाद ये है कि पिछले 1 साल से मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एक प्रोसेस था HEC और वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ। तो वो एक पूरा प्रोसेस पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ आइडियाज़ और कंपनी स्टूडेंट्स आए थे, वो एक लाइक कंपटीशन पूरे 1 साल का था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे विन किया और मुझे उस पर अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच। $35,000 का अभी रिसेंटली 1 हफ़्ता पहले जो है मुझे उस पर अवार्ड भी हुआ और उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया इस टेक्नोलॉजी को। जी, दैट्स रियली नाइस। ये तो बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या था? जी, ये था कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो होस्ट कर रही थी इसको, फंड जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कर रहा था। तो ये सारा प्रोसेस जो था, स्क्रूटनी और लाइक इंटरव्यूइंग और सारी चीज़ें जो भी थी, ये सारी HEC गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली उसको होस्ट कर रहा था, तो उसी प्रोसेस में है। अच्छा कासिम, अब ये बताइएगा कि जिस तरह हमने बात की ये ऑल्टरनेट है LPG का और नेचुरल गैस का, बिजली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा? कोई गवर्नमेंट लेवल पे आप किसी की कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है गैस की और गैस की शॉर्टेज भी है, तो कब से ये इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी? जी, हम अपने तौर पे हमने एक पायलट प्लांट जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं हम कोटली के अंदर, जहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है कि हम अगले 3-1 महीने के अंदर जो है गैस को स्टोर करके कोटली आज़ाद कश्मीर में, तो कुछ घरों में हम उसको सप्लाई भी करेंगे। और उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड हुआ है मुझे, और इसकी फंड इसी को यूटिलाइज़ करते हुए कुछ मैंने अपनी रिसोर्सेज और मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि इसमें हमें फाइनेंशियल भी और थोड़ी लीगल हेल्प असिस्टेंस की भी ज़रूरत है। तो हम चाह रहे हैं कि गुजरांवाला के अंदर जो हमारे पास इंडस्ट्री है, तकरीबन गुजरांवाला के अंदर ही 1600 प्लांट लग सकते हैं कि जिनकी डेली की कंजम्पशन जो वेस्ट को
ख़त्म करेंगे वो तकरीबन 1.25 टन होगी और उससे वो गैस तकरीबन 2.5 टन तक गैस प्रोड्यूस करेंगे कि जो एक प्लांट जो है वो एक फैक्ट्री के लिए, सिरामिक्स इंडस्ट्री के लिए सफिशेंट होगा। तो ये हमारे तकरीबन 1600 प्लांट सिर्फ गुजरांवाला में लग सकते हैं। तो गवर्नमेंट से मेरी यही गवर्नमेंट आपके साथ प्रॉपर आपको फैसिलिटेट करे तो फिर उसके बाद तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई इंटरनेशनली आपको अवार्ड दिया गया, अप्रिशिएट किया गया, कोई ऑफर भी दी गई कि आप हमारे साथ काम करें? इस तरह की मुख्तलिफ ऑफ़र्स आती रहती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से भी आती रहती हैं फॉर रिसर्च, फर्दर रिसर्च पर्पज़। तो लेकिन मैं अभी तक जो हूँ वो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कंट्री हमारा है, हमारा भी नहीं एक्चुअली मेरा है, और हर किसी को ये समझना चाहिए कि ये मुल्क मेरा है, इसके मसाइल मेरे हैं और मैं जहाँ तक हो सकता है इसको हल करूँ। तो जो मेरी इस्तात है मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरी डोमेन है। तो really nice. मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्री के अंदर रह के जितना सर्व कर सकता हूँ मैं उसको करूँ। तो अब गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी? गवर्नमेंट लेवल पे किसी से आपकी बात हुई हो? अब हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, कोई सजेशंस आप गवर्नमेंट को देना चाहते हो? लास्टली कोई दीजिएगा। जी, मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि जो हमने लैंडफिल्स रखी हुई हैं, इतनी ज़्यादा हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ रही है और हम उस एक प्राइम लैंड को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं और फिर उससे ताफुन वगैरह भी बड़ा वो इन्वायरमेंट के भी इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे साथ कोलैबोरेट हो जाए इनका कि ये हमें सप्लाई, वेस्ट की जो सप्लाई है वो हमें प्रोवाइड करते हैं और जहाँ पे भी हमारा प्लांट हो तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि उसको रन करना 24/7 जो है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यही हमारी भी इल्तिजा है हमारी गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट ऐसे यंग टैलेंट को मौका दे, तवज्जो दे, उससे पहले कि ये डिसहार्ट होकर यही ब्रेन ड्रेन बाहर चला जाए और बाहर इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। तो ऐसे जो नौजवान हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, जो एक पॉजिटिव चेंज लाना करना चाहते हैं इस मुल्क को, एटलीस्ट उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसकी वजह से ये जो बाकी तमाम मसले मसाइल हैं आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। हमारे जो बिजली के जो लोड है उसी पे कमी होगी, गैस की कमी जो हमें सामना करना पड़ा है, ऐसी टेक्नोलॉजी से आप लोगों को ही फ़ायदा होगा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं। तो इल्तिजा है हमारी भी कि ऐसे नौजवानों को मौका दिया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अब कल इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।